जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज चिंचोरे जलगांव महाराष्ट्र से सभी मान्यवरों को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, पृथ्वी गोल है यह तो वैज्ञानिक आदमी एक जगह से चलकर अगर निकलता है तो वही जगह आता है, यही वैज्ञानिक सत्य है। तो आज इसी नवाचार में हम आज रूबरू होने वाले हैं। मैं आदरणीय मैम को रिक्वेस्ट करता हूं कि वह आज के सूत्र हाथ ले और आज का कार्यक्रम शुरू करें। आदरणीय मैम, आज का कार्यक्रम शुरू करें। ठीक है बघू नाना। दादा सुरुवात करूया? हो मॅम, कुंदा मॅम, हो। ओके। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्ते, मैं कुंदा बच्चाओ नासिक से बाल रक्षक प्रतिष्ठान के इस ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सारे मान्यवरों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के इस नेशनल वेबिनार में संपूर्ण भारत से मान्यवर सहभागी है, ये देखकर हमें बहुत आनंद है। आज के नेशनल वेबिनार का विषय है एस्ट्रोनॉमी एंड ह्यूमन लाइफ। बहुत ही दिलचस्प और उपयुक्त ऐसे विषय के साथ आज हम आपके सामने आए हैं और हमारा भाग्य ऐसे कि हमारे इस विषय के लिए हमें संवादक प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र से आदरणीय दामोदर सोमान सर। और हमारा और बड़ा भाग्य ऐसे कि इस कार्यक्रम के लिए हमें इस नेशनल वेबिनार के कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त है आदरणीय गीतांजलि बोरुडे मैम, जो कि HOD ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट इन SCRT पुणे में है। मैं हमारे मुख्य संवादक और हमारी मुख्य अतिथि दोनों का तहे दिल से इस बाल रक्षक प्रतिष्ठान के मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम के मुख्य संवादक और मुख्य अतिथि तथा उपस्थित मान्यवरों का हम अपने भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत जरूर करेंगे, लेकिन तत्पूर्वी हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी भी है कि किसी भी कार्यक्रम के पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे ही हमारे इस वेबिनार में भी हम हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वर पूजा से करेंगे। हमारी महिलाओं की शिक्षा की ज्योति जलाने वाली हमारे लिए देवता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनका स्मरण करके और इनकी पूजा करके हम हमारी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गीतांजलि मैम और हमारे मुख्य संवादक आदरणीय सोमन सर, इनको विनती करती हूँ कि आभासी रूप से वो सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा की पूजा करें। धन्यवाद आदरणीय सोमन सर और धन्यवाद आदरणीय बोरुडे मैम। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। अब समय है हमारे मुख्य अतिथियों के सत्कार का। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है, आस पूरी होती है। ऐसे ही आज के हमारे मुख्य संवादक
आदरणीय सोमन सर और मुख्य अतिथि आदरणीय गीतांजलि मैम का स्वागत हम करेंगे। आज का दिन भी बहुत खूब है। आज 14 जून वर्ल्ड ब्लड म्यूट हो गए हैं मैम। अनम्यूट व्हा कुंदा मॅडम, तुम्ही म्यूट झाल्यात. ओके, वो टच स्क्रीन की वजह से सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आज का दिन बहुत ही खूब है। 14 जून जो है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। ऐसे उपयुक्त और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर हम हमारा नेशनल वेबिनार आयोजित कर रहे हैं और हम भाग्यशाली है कि हमारे जो मुख्य अतिथि और मुख्य संवादक आदरणीय सोमन सर और मुख्य अतिथि आदरणीय गीतांजलि मैम का स्वागत हम कर रहे हैं। मैं हमारे बाल रक्षक प्रतिष्ठान के वो हमारे मुख्य संवादक आदरणीय दामोदर सोमन सर, जो कि बहुत ही प्रख्यात ऐसे खगोल शास्त्रज्ञ हैं, इनका आभासी रूप से पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आदरणीय दादा। आदरणीय दामोदर जी सोमन सर, खगोलशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य आपका बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से मैं नरेश वाघ, सचिव बाल रक्षक प्रतिष्ठान, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम सर, बाल रक्षक मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद नरेश भाई, धन्यवाद। वेलकम सर, धन्यवाद दादा। मैं हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गीतांजलि बोरुडे मैम, जो कि SCRT पुणे महाराष्ट्र के संशोधन विभाग प्रमुख है, इनका स्वागत करने के लिए हमारे बाल रक्षक प्रतिष्ठान की सदस्य स्वाति अयरे ताई को विनती करती हूँ कि वो आभासी रूप से आदरणीय गीतांजलि मैम का स्वागत करें। आदरणीय गीतांजलि बोरुडे मैडम, संशोधन विभाग SCRT में बाल रक्षक प्रतिष्ठान के विचार मंच वेबिनार से मैं स्वाति अयरे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। वेलकम मैडम ऑन दिस डायस। वेलकम। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति मैम। वेलकम आदरणीय गीतांजलि मैम। हमारे इस कार्यक्रम के लिए आज संपूर्ण भारत से और हर एक राज्य से उपस्थित श्रोतागण हैं। इन सभी उपस्थित श्रोतागणों का और फेसबुक लाइव पर भी हमारे श्रोतागण हैं, जो हम इनका भी मैं इस बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ऑनलाइन मंच पर तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ। वेलकम ईच एंड एवरीवन। और हमारे कार्यक्रम को आगे ले जाती हूँ। आज का हमारा मुख्य विषय बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए मुझे मालूम है कि आप सभी उत्सुक है ये सर को सुनने के लिए, इसलिए कार्यक्रम को आगे ले जाती हूँ। मैं आदरणीय रजनी शर्मा मैडम, जो कि दिल्ली से है, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे आज के मुख्य संवादक आदरणीय दामोदर सोमन सर का, जो कि खगोल शास्त्रज्ञ हैं, उनका परिचय दे। रजनी शर्मा मैम। यस मैम। बहुत बहुत आभार कुंदा मैम। और सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा तहे दिल से आभार और धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो दो शख्सियत हैं, उनके बारे में दो पंक्तियां कि आलस का विधेय कर जो चले शूल की राह, आलस का विधेय कर जो चले शूल की राह, यश से झोली भर जाती, खुशी मिलती अपार। क्योंकि इन्होंने आलस को त्याग कर आगे चलते गए और इनके झोली यश से भरती गई, तो ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने चलते चलते राह को भी छोटा कर दिया है, चलते चलते राह को भी छोटा कर दिया। तो इनके बारे में विश्व विख्यात खगोल शास्त्री दामोदर सोमन जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप 80 वर्षीय है, जिन्होंने VJTI कॉलेज से टेक्सटाइल पदवी प्राप्त की। आपका खगोल शास्त्र में अत्यधिक रुझान है। मफतलाल कंपनी में DV मास्टर करके आपने नौकरी पूर्ण की और बचपन से ही आपको अपने पिता का सानिध्य प्राप्त होता रहा, और जिसके कारण आपको अपना स्वप्न पूरा करने में
अत्यंत लाभ मिला और आप अपना स्वप्न पूरा कर पाए और विश्व विख्यात खगोल शास्त्री बन पाए। गत 50 वर्षों से निर्णय सागर पंचांग गणित में कार्य किया। आप अभी तक खगोल विद्या के अंतर्गत 70,000 से अधिक लेक्चर दे चुके हैं। साथ में आपके आए दिन आर्टिकल्स अखबार में छपते रहते हैं। आप सब टीवी चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। खगोल शास्त्र प्रोग्राम में आपकी प्रतिभागिता सदैव बनी रहती है। आप खगोल शास्त्र और विद्याशाला अध्ययन के लिए अमेरिका, यूरोप का दौरा भी करके आए हैं और बहुत सी पुस्तकें इस शास्त्र के अंतर्गत आपकी छपी हैं। आपको अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें कि ठाणे महानगर पालिका से प्रथम ठाणे भूषण पुरस्कार, आपको ठाणे महानगर पालिका से पी सावलराम लेखन पुरस्कार, मराठी विज्ञान परिषद मुंबई से विज्ञान प्रसारक सम्मान, लोकमत से ठाणे आइकन पुरस्कार, रोटरी क्लब ठाणे से आपको वोकेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है। आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कि कुछ हैं जैसे आकाश दर्शन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, धूमकेतु और उल्का वर्ष, आपने क्षण, आपने उत्सव, इस तरह की आपकी चर्चित पुस्तकें बाजार में देखने को मिलती है और इसी कारण आप एक विश्व विख्यात खगोल शास्त्री के रूप में हमारे देश का मान, सम्मान और गौरव बढ़ाने में एक सक्षम शख्सियत के रूप में उभर कर आए हैं, जिसके लिए हम सभी बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से आपका शुक्रगुजार हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। और हमारे ही बीच हैं एक दूसरी शख्सियत, हमारी दूसरी मेहमान डॉक्टर गीतांजलि मारुति बहुड़े, जिनके बारे में अगर मैं कहूं तो मेहनत की पराकाष्ठा को इन्होंने ही अपना धर्म माना है और इसी राह पर, पराकाष्ठा की राह पर चलते हुए ही ये आगे बढ़ती रही है और इन्होंने अनेकों यश प्राप्त किए हैं। आप राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण विभाग महाराष्ट्र पुणे के संशोधन विभाग में कार्यरत हैं। शैक्षणिक उपलब्धि है आपकी MA, ATD, MEd, सेट एजुकेशन, DSM, MPhil इन एजुकेशन, PhD इन एजुकेशन। आपने जुलाई 2017 सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे से PhD प्राप्त की है। शैक्षणिक क्षेत्र में आपका योगदान अद्वितीय है, अनुपम है। कौमार्य अवस्था के विद्यार्थियों के लिए आप अत्यंत प्रशंसनीय कार्य करती हैं और सदैव प्रयासरत रहती हैं कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ न कुछ संशोधन करती रहें और इसी संशोधन कार्य को आपके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रकाशित किया गया है, जिसके लिए आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और सरकार ने आपको सम्मानित किया है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं हमारी इस तरीके के दो ऐसी शख्सियत, जिन्होंने कि कहते हैं ना कि उड़ान भरो तो आसमान में भी अपना नाम कर देंगे, ऐसी ही दो शख्सियत हमारे बीच में हैं। तहे दिल से मैं आप दोनों शख्सियत का, अपने दोनों मेहमानों का बाल रक्षक प्रतिष्ठान की ओर से स्वागत करती हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू सो मच रजनी मैम। आदरणीय सोमन सर का परिचय सुन के तो हमसे अभी समय नहीं निकल रहा है, उनको सुनना है हमें। बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व हमें आज संवादक के रूप में मिला है और आदरणीय बोरुडे मैम का मार्गदर्शन भी हमें मिलने वाला है, ये भी हमारा सौभाग्य है। हम समय को न गवाते हुए कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है हमारा बाल रक्षक प्रतिष्ठान, इसके बारे में हम प्रास्ताविक के लिए विनती कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर अनीस बेग, जो कि वर्धा महाराष्ट्र से है, वो हमारे कार्यक्रम का प्रास्ताविक करे। आदरणीय अनीस सर। हेलो। यस सर। हेलो।
यस आवाज सर, आ रही है? यस सर, बोलिए सर। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अनीस बेग, वर्धा, महाराष्ट्र से आपका बाल रक्षक प्रतिष्ठान के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बाल रक्षक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में आउट ऑफ स्कूल के छात्रों के लिए काम करने वाला एक संगठन है। प्रतिष्ठान छात्र, शिक्षक, स्कूल और अभिभावक समाज के 4 मुद्दों पर काम करता है। स्कूल से बाहर के बच्चों से संबंधित विचार तथा उस संबंध में हमने जो काम किया है, और साथ ही साथ हम अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। अभी तक विभिन्न विषयों पर वेबिनार संपन्न हुए। बाल रक्षक प्रतिष्ठान के स्वतंत्र सादरीकरण के वेबिनार की शुरुआत करते हैं। आज की वेबिनार में हम बात करेंगे श्री दामोदर सोमन, जग प्रसिद्ध जग खगोल शास्त्रज्ञ से। मैं तो ज्यादा वक्त न लेते हुए अगले सूत्र प्रतिभा मैडम को सौंपता हूं। धन्यवाद। प्रतिभा मैडम। धन्यवाद सर। अगली कड़ी। धन्यवाद सर। हाँ, आपके कार्यक्रम का प्रस्तावित करने के लिए अनीस सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। हम हमारे बाल रक्षक प्रतिष्ठान प्रेसिडेंट आदरणीय रानी खेड़ीकर मैम को विनती करते हैं कि हम आज के कार्यक्रम का संवाद शुरू करें आपके माध्यम से। आदरणीय रानी मैम। नमस्कार सभी को, मन से प्रणाम सभी को। सोमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीतांजलि मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोमन सर, आपने निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ पर आए, ये हमारी खुशनसीबी है। और हम सभी हमेशा सर को टीवी पर देखते हैं, और आज वो हमारे साथ यहाँ प्रतिष्ठान पर मौजूद है, और एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग उनसे बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं। तो ये चांद तारों आकाश की दुनिया तो हम सबकी अपनी अपनी होती है, यहाँ हर एक की अपनी एक दुनिया बसी होती है। हम बचपन से ही हम इस चीज से जितनी दूर है, हम उतने ही मन से उस सौर मंडल से करीब होते हैं। तो इसी दुनिया का वास्तव क्या है, आज हम ये जानना, हम सर से जानेंगे, बातें करेंगे, और ये बहुत ही रोचक बातचीत होने वाली है। मैं ठाणे वैभव से जो रुपेश सर अगर हमसे जुड़े हैं, तो वो 2 मिनट मैं चाहती हूँ कि वो हमसे सर के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी 2 मिनट में हमें दे देंगे। रुपेश सर, आप जुड़े हैं? यस सर, है मैम। नहीं है? है। रुपेश सर, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। रुपेश सर, अनम्यूट कीजिए। आवाज आता है? हाँ, आता है। जो डॉक्टर सोमन जी है, जो हमारे दोस्त भी है और हमारे मार्गदर्शक भी है, उनका जो कभी टीवी पे कार्यक्रम आता था तो मैं हर रोज देखता था। बचपन से लेके आज तक मैं उनका कार्यक्रम देखते आया हूँ। और खगोल शास्त्र के बारे में वो कुछ ना कुछ ऐसे बताते हैं कि उन्हें कुतूहल निर्माण होता है या जिज्ञासा निर्माण होती है उससे। और बच्चों को खगोल शास्त्र क्या है, जो ग्रह तारे हमारे हैं या कोई सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, और उसका जो गैर समझ होता है, मतलब उसके जो अंधविश्वास के लोगों में भरा हुआ होता है, वो भी निकाल देते हैं डॉक्टर सोमन जी। और उसी तरह से वो खगोल शास्त्र को अच्छी तरह से बच्चों की तरफ लाते हैं। और उनका दूसरा एक कार्य है जो हिंदू सन उत्सव के बारे में वो बताते हैं। ये हिंदू सन उत्सव क्यों किया है, उसमें आयुर्वेद का महत्व क्या है, ये सब डॉक्टर सोमन जी बताते हैं। और ऐसे बताते हुए वो बताते हैं कि जो आसमान के ग्रह तारे हैं वो हमें कुछ तकलीफ देते नहीं है, और हमारे जो हाथ के जो रेखा है उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे हाथ का जो दम है, हमारे हाथ में जो ताकत है, उससे ही जिंदगी बन सकती है। ऐसे वो लोग डॉक्टर सोमन जी बताते हैं हमें। और इसलिए उनका जो सानिध्य है वो बड़ा ही मुझे प्यारा लगता है।
बड़ा ही अच्छा लगता है, कुछ सीख मिलती है उनसे। और इसलिए मैंने आज रानी खेड़ी जी को बोला कि आप डाकरू सोमन जी को लाइए कार्यक्रम में, तो आपके भारतवर्ष को उनकी जो जानकारी है उनके खगोल शास्त्र के बारे में, वो आप सभी को मालूम पड़ेगी। और उसके बाद में जो भारतवर्ष में पूरा जो है उसमें शिक्षण जो क्रांति आप लोग कर रहे हैं, वो शिक्षण क्रांति में खगोल शास्त्र को भी आप ले जा सकते हैं, ऐसा मैंने सोचा था। इसलिए मैं रानी खेड़ी जी को ऐसे बोला था कि आप डाकरू सोमन जी का जो मुलाकात है आप करेंगे तो अच्छा है। इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है मेरे दोस्त और मेरे मतलब मार्गदर्शक डाकरू सोमन जी को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतवर्ष में लाए हैं। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मेरा जो 4 शब्द है वो मैं अभी पूरा करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी हम मुलाकात के लिए शुरू करते हैं। सर से प्रश्न पूछने की शुरुआत करते हैं। प्रश्न जितने स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो प्रश्नों की जिम्मेदारी ले लेता है, जो प्रश्नों की जिम्मेदारी ले लेता है, जो अपनी त्रुटियों की जिम्मेदारी ले लेता है, वो ज्ञान और बहुत सारे ज्ञान के साथ बहुत आगे बढ़ जाता है। और जो प्रश्नों से बचता है, जो प्रश्नों से बचता है, त्रुटियों से बचने की कोशिश करता है, वो केवल अहंकार और अज्ञान को साथ लेकर बढ़ता है। तो जब तक हम अपने प्रश्नों की जिम्मेदारी नहीं उठा लेते, तब तक हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो सर के आगे हम अज्ञानी ही हैं इस विषय में। तो आज हम प्रश्नों की श्रृंखला को, हमारे मन की शंकाओं को सर के सामने रखने की शुरुआत करते हैं। सर, मैं पूछना चाहती हूँ पहला प्रश्न कि खगोल शास्त्र शास्त्र को अध्ययन करना, इस शास्त्र को जान लेना, ये प्रेरणा कैसे मिली और इससे क्या लाभ हमको हो सकता है इस ज्ञान से? सर सबको प्रणाम। मुझे ये मंच पर बुलाए इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने देखा होगा कि आकाश, खगोल, ये तो खुली हुई किताब है। अपने स्टडी करने के लिए किताब खोलना पड़ता है। आसमान तो खुला है, उसको खोलना नहीं पड़ता है। दूसरा चीज है वो फ्री है। अपना बुक पढ़ने के लिए पैसा लेना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। आसमान तो फ्री है सबको, किसी को भी पैसा देना नहीं पड़ता है। दूसरा, अगर हम प्रवास को जाए, दूसरे गांव में जाएगा तो आकाश भी अपने साथ आ जाता है। और ये किताब पढ़ने के लिए लाइट लगता है, आसमान तो अंधेरे में पढ़ना पड़ता है। तो कितना खूबसूरत आसमान है। तो इसके बारे में मेरी जो हॉबी, ये शौक निर्माण हो गया। तो मेरे पिताजी क्रू वी सोमन शास्त्री, ये निर्णय सागर पंचांग वह करते थे। अभी गए 50 बरस मैं करता हूँ उनके निधन के बाद। तो पंचांग के लिए खगोल गणित होता है, ग्रहण का, ग्रह का, ये मेरे पिताजी से मैंने सीखा। और आपको बताऊं कि पिताजी के कारण वह आसमान के तारे वो मुझे बताते थे, ये प्लैनेट है, ये गुरु है, ये शनि है, ये चंद्रमा के पास आने वाला है, तो कल सुबह उठना पड़ेगा और वो दिखना पड़ेगा। बचपन में सुबह उठ के वो मुझे दिखाते थे, लेकिन मुझे रुचि हो गई। लास्ट 60 to 70 ईयर्स आप देखेंगे तो 10 बरस से मुझे ये शौक हो गया और उसके कारण मेरा जीवन सुखी हो गया। मैं सबको आपको बताता हूँ, क्योंकि हमको पैसा कमाने के लिए नौकरी करना पड़ता है, दूसरे विषय पर जाना पड़ता है, लेकिन अपने को प्यारा छंद, शौक चाहिए। क्योंकि कभी तकलीफ हो जाएगी तो शौक अपने को आनंद देता है जिंदगी में। मुझे खगोल शास्त्र ने आनंद दिया, इसके लिए मेरे पिताजी ने जो सिखाया वह आपके लिए शेयर करने के लिए मैं आज आ गया हूँ। धन्यवाद सर। इस विषय का अध्ययन पिताजी की प्रेरणा से आपको रुचि निर्माण हुई और आपने इस विषय का इतना दीर्घ काल आपने इस विषय का अध्ययन किया है, तो बहुत सारी बातें जानने जैसी है। तो
मैं भी पूछना चाहती हूँ कि इस विश्व का निर्माण कब और कैसे हुआ सर? हाँ, ये अच्छा सवाल है। एक मैं और बात बोलना चाहता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी पैसा नहीं देती है, लेकिन पैसे का वापर कैसा करने का ये सिखाती है। जिंदगी कैसी अच्छी तरह से दूसरों को मदद करने का ये सिखाती है। तो ये विश्व जो निर्माण हो गया 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर, तो 13.7 अरब साल के पहले ये विश्व निर्माण हो गया। साइंटिस्ट बताते हैं एक स्फोट हो गया, और महास्फोट के कारण टाइम तभी से चालू हो गया। ये जो टाइम हम लोग बोलते हैं समय, तो तभी से चालू हो गया। और स्पेस वैक्यूम निर्माण हो गया। और तीसरा मैटर, जो मैटर है विश्व में, वो निर्माण हो गया 13.7 अरब बरस पहले। ध्यान में रखो, इतने जुने हैं। तो ये विश्व तभी से एक्सपांडिंग यूनिवर्स है। अगर आपको बताओ हम लोग किधर है ये विश्व में, ये पहले बोलता हूँ। अपने घर में हम लोग बैठे हैं, अपना घर अपने गांव में, अपना गांव अपने तालुका में है, जिला में है, स्टेट में है, भारत में है। भारत आशिया खंड पर है। आशिया खंड बोलेगा किधर है, अगेन पूछेगा क्वेश्चन, तो आशिया खंड पृथ्वी पर है। पृथ्वी अपना सूर्यमाला में 3 नंबर का ग्रह है। सूर्यमाला किधर है ये विश्व में, वापिस सवाल पूछेंगे तो सूर्यमाला अपना आकाश गंगा में है, जिधर बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स आर देयर। अरब अरब सूर्यमाला जिसमें है, वो आकाश गंगा में अपनी सूर्यमाला है। ये आकाश गंगा किधर है विश्व में, ये आकाश गंगा के ग्रुप्स है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स। आकाश गंगा भी, अच्छा बोलिए आप देखिए विश्व में किधर है हम लोग। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, उसमें अपनी गैलेक्सी, अपने अपनी सूर्यमाला, 3 नंबर का ग्रह पृथ्वी, उसमें अपना देश, उसमें गांव, अपना छोटे, कितने छोटे है। तो ये हम लोग कितने छोटे हैं और कितने बड़े समझते हैं हमको। थोड़ा पैसा मिल गया हम रिच समझते हैं, थोड़ा ज्ञान हो गया हम पंडित समझते हैं। कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी अगर एस्ट्रोनॉमी का स्टडी करेंगे तो कुछ भी नहीं है। वी आर सो स्मॉल, वी आर सो टाइनी। हम लोग बहुत बहुत छोटे हैं। इसके लिए गर्व करने का नहीं, इसके लिए बड़े और बनने का, लेकिन बड़प्पन दिखाने का नहीं, ये है। तो ऐसे विश्व निर्माण हो गया और ये चलते रहते हैं। विश्व का टाइम तभी से चालू हो गया है। जी सर, सूर्य ग्रहण कैसे होता है और क्या आपने देखा है सूर्य ग्रहण? और एक बात सर कि सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी श्रद्धा अंधश्रद्धा समाज में, यहाँ तक कि शिक्षित वर्ग में भी देखी जाती है, बहुत सारी चीजें फॉलो भी की जाती है। तो इन सब का क्या असर, एग्जैक्टली क्या असर होता है और शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? हाँ, सूर्य ग्रहण ये बहुत दिलचस्प बात है एस्ट्रोनॉमी में। हम लोग शौकीन खगोल शास्त्री जो है ना, पर जिधर जिधर सूर्य ग्रहण होता है उधर हम लोग जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखो, सूर्य ग्रहण खाली आंख से, नंगे आंख से देखने का नहीं, उसके लिए सोलर गॉगल मिलता है, ग्रहण चश्मा मिलता है, उससे ही देखना पड़ेगा सूर्य ग्रहण। मैंने देखा है सूर्य ग्रहण 16 फरवरी 1980, 16 फरवरी 1980 में मैंने पहला सूर्य ग्रहण देखा। 41 इयर्स हो गए, ध्यान में रखो 41 इयर्स पहले मैं कारवार गया था, अंकोला। भारतवर्ष से पहले खगरा सूर्य ग्रहण। खगरा सूर्य ग्रहण क्या है? चंद्रमा सूर्य बिंब को पूरा झांकता है, दिन में अंधकार होता है, आसमान में तारे ग्रह दिखाई देते हैं दिन में। ये टोटल सोलर इक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण ऐसा 16 फरवरी 1980 में 1980 में मैंने जिंदगी में पहले बार देखा। 2 मिनट्स 40 सेकंड टाइम था टोटलिटी का। चंद्रमा ने सूरज को पूरा झांक दिया था। कितने टाइम? 2 मिनट्स 40 सेकंड। आसमान में बुध दिखाई दिया, मरक्यूरी, विनस, शुक्र दिखाई दिया, व्याध तारा दिखाई दिया दिन में, शाम को 4 साढ़े 4 बजे। देखो
पूरा अंधकार हो गया। हम साउथ इंडिया में गए थे, कारवार के नजदीक अंकोला गांव है, उधर गए थे। तो तभी मैंने पहले सूर्य ग्रहण देखा। आपने सही सवाल पूछा, सूर्य ग्रहण बोलेगा तो हम लोग डर जाते हैं। पहले जमाने में मालूम नहीं होता था ग्रहण कैसा होता है। चंद्रमा सूरज को झांकता है, इसके लिए सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्रमा पृथ्वी के छाया में आता है, इसके लिए चंद्र ग्रहण होता है। तो पहले जमाने में राहु केतु ये राक्षस है, वो सूर्य को छिपा देते हैं, ऐसा इमेजिनेशन था, क्योंकि साइंस प्रोग्रेस नहीं था, विज्ञान प्रगत नहीं था। इसके लिए ये सब लोग समझते थे, डर लगता था। आपको मालूम होगा 1980 में भी, 80 साल में भी रास्ते पर कोई भी आदमी नहीं था। खगरा सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स हम लोग कारवार में देखने के लिए गए थे, लेकिन सब लोग उधर भी, वही गांव में भी घर में बैठे थे। पहला एक चीज है, ग्रहण बोलेगा तो खाने का नहीं, खाना बंद। पहले 2 घंटा पानी नहीं पीने का, पेशाब को नहीं जाने का, टॉयलेट को नहीं जाने का, ये पहले जमाने में करते थे। 4-4 घंटा। आप बोलेंगे प्रेग्नेंट लेडी होगी, तो प्रेग्नेंट लेडी को तो खाना नहीं देते थे, भूखा रखते थे। सूर्य ग्रहण बहुत डेंजरस ऐसा समझते थे, लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि ये नहीं है, कुछ खराब नहीं होता है। रात में सूरज नहीं होता है, वैसा टोटलिटी में 2 मिनट 40 सेकंड में वो लोग बोलता है कि एनिमल्स नहीं खाते, प्राणी भी नहीं खाते, ऐसा पहले जमाने में बोलते थे। हम लोगों ने, मुझे याद है 16 फरवरी 1980 को कुत्ते को ब्रेड दिया, कुत्ते ने ब्रेड खाया। हाँ, बिल्ली को दूध दिया, बिल्ली ने दूध पिया। तो ये एनिमल्स खाते हैं। और हम बोलेंगे ना, खुला गाड़ी पर भेलपुरी खाएगा ओपन, वो ज्यादा खराब है। सूर्य ग्रहण में दूषित कुछ भी नहीं होता है, ये साइंस ने सबको सिखाया। प्रेग्नेंट लेडीज को भी इफेक्ट नहीं होता है गर्भ के ऊपर, ये भी साइंस ने प्रूव किया है। ऑन द कॉन्ट्री उल्टा है। ब्रिटेन यूरोप में एक दवा ऐसी निकली थी कि जो दवा के कारण वो जो गर्भ है उस पर इफेक्ट हो गया, ग्रहण के कारण नहीं। लेकिन पहले जमाना से ये श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है कि ग्रहण बोलेगा तो घर में बैठने का, ग्रहण छूटने के बाद स्नान करने का। स्नान तो अच्छा है, करेगा तो, लेकिन ग्रहण के कारण नहीं करने का। ये सबको अभी जानकारी हो गया है। बच्चे पूछ रहे हैं डैडी और मम्मी को, अभी डैडी और मम्मी को होशियार होना पड़ता है, क्योंकि गूगल पर सर्च करते हैं सूर्य ग्रहण। तो मैंने 16 फरवरी 1980 का देखा, बाद में 24 अक्टूबर 1995 दिवाली अमावस्या थी। भाई फतेहपुर सिकरी, यूपी फतेहपुर सिकरी में आया था, उधर से 24 अक्टूबर 1995 को 50 सेकंड्स टोटलिटी थी, तभी देखी थी। बाद में 11 अगस्त 1999 को गुजरात में, भुज में, कच्छ में, उधर सूर्य ग्रहण दिखाई देता था। लेकिन उधर आपको मालूम है 11 अगस्त तो बारिश के दिन थे, आकाश अभ्राच्छादित था, हमको दिखाई नहीं दिया। बाद में 22 जुलाई 2009 को टोटल सोलर इक्लिप्स था। मैं इंदौर गया था उस समय, लेकिन तभी भी बारिश था, जुलाई महीना था। अभी उसके बाद 15 जनवरी 2010 को एनुलर सोलर इक्लिप्स दिखा, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण। ये क्या होता है कंकणाकृति सूर्य ग्रहण? रिंग, फायर रिंग दिखाई देती है। ये मैंने 15 जनवरी 210 में देखा कन्याकुमारी से। क्या बोलूं, 8 मिनट चंद्रमा ने सूरज को ढाका, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से दूर था, इसके लिए साइज ऑफ द मून वाज स्मॉलर देन द सन, और रिंग, फायर रिंग दिखाई दिया। माय गॉड, 8 मिनट्स हम लोग देखते थे आसमान में वो नजारा। कन्याकुमारी से विवेकानंद स्मारक था, उधर सब लोग आए थे, साइंटिस्ट आए थे, जापान से आए थे, दूसरे देश से आता है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा को जाते हैं ना, वैसा साइंटिस्ट जिधर जिधर टोटल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स, ये देखने के लिए वो लोग आते हैं। हम लोग वैसे गए थे कन्याकुमारी में 15 जनवरी 2010। और मैं अमेरिका भी गया था 20 मई 2012 को, यूएसए में एक एनुलर सोलर इक्लिप्स था।
वह भी दिखाई देगी। ये सोलर इक्लिप्स गॉगल से देखने का, सोलर इक्लिप्स गॉगल से। अभी अगला टोटल सोलर इक्लिप्स कभी दिखाई देने वाला है, कैलकुलेशन तो किया है पंचांग के लिए। अगला टोटल सोलर इक्लिप्स फ्रॉम इंडिया विजिबल ऑन 20th मार्च 2034, 20 मार्च 2034 को अगला खगरा सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत से, कश्मीर से दिखाई देने वाला है। तो आपने को राह देखना पड़ेगा। मैंने तो 4-5 टोटल सोलर इक्लिप्स देखा। आज सुनने के बाद आपको मालूम होगा जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तियां झकते हैं सूर्यास्त के बाद, वो उस समय होते हैं। पंछी पर इफेक्ट होता है, स्तब्ध होते हैं पूरी सृष्टि, दिन में रात होती है। ये टोटल सोलर इक्लिप्स का नजारा, तो वो देखने के लिए आपको भारत से देखने के लिए रुकना पड़ेगा 20 मार्च 2034 को। और नॉर्थ इंडिया में अगर देखना है तो 3 जून 2114, और महाराष्ट्र में देखने का है टोटल सोलर इक्लिप्स महाराष्ट्र से, तो बहुत लंबा समय है 18 सितंबर 2248, 2248। इतने ही ये इक्लिप्स का गणित हम लोग इजीली करते हैं। अत्रि ऋषि, पहले जमाने में अत्रि ऋषि का समय वो लोग इक्लिप्स का अंदाजा लेते थे। भारत वर्ष में एस्ट्रोनॉमी ये पंचांग के कारण है। इस 1500 बरस पहले हम लोग नक्षत्र क्या है, ग्रहण क्या है, ये किताबें है। वेदांग ज्योतिष नाम का किताब है, अभी भी वो मिलती है। 55 श्लोकाज आर देयर, लेकिन मैथमेटिक्स है उसमें। और बाद में आप देखेंगे तो बहुत ग्रह लागो ग्रंथ है, उसमें भी इक्लिप्स का गणित दिया है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में ग्रह का गणित करने की किताबें थी। उस समय प्रिंटिंग नहीं था, मुखोद्गत ग्रहण करते थे, और वह ग्रंथ संस्कृत भाषा में, मैथमेटिक्स संस्कृत भाषा में। ये इक्लिप्स का चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और इसके कारण भारतवर्ष में एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र का प्राचीन काल से अध्ययन चलता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त से आप देखेंगे तो तभी से ये चलता है। थैंक यू सर। ग्रहण शब्द को हम कितना नेगेटिवली हम हमेशा यूज करते हैं, और ग्रहण खगोल शास्त्रियों के लिए एक त्योहार की तरह होता है। आज सर ने कितनी अच्छी तरह से वर्णन किया है इस बात का। धूमकेतु कॉमेट क्या है सर, क्या ये आपने कभी देखा है? कॉमेट भाई आपको बोलेगा ना, पूरा रात अगर मेरे साथ सब लोग भाई लोग आ जाएंगे आसमान में, टेलीस्कोप क्या है, दूरबीन, और दूरबीन के पूरे जुपिटर, गुरु के चंद्रमा दिखाई देते हैं 4, सैटर्न के रिंग, शनि के रिंग। अगर पूरा रात हम लोग टेलीस्कोप के साथ रहेंगे ना, भाई क्या बोलूं, खाना भूल जाएंगे, नींद भूल जाएंगे, इतने दूर पर तारा है। अभी हम लोग डिस्टेंस, आप कॉमेट के बारे में पूछते हैं, धूमकेतु, उसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, पुच्छल तारा, क्योंकि उसको पूछ होती है, उसको धूम्रकेतु बोलता है। वराहमिहिर ने धूमकेतु देखे थे, और उन्होंने ऋषि मुनि के नाम दिए वराहमिहिर। आपको ये हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री हमको दिखाती है कि प्राचीन काल में धूमकेतु बारे में क्या क्या अध्ययन चलता था। सूर्यमंडल में ये पत्थर, धूल और बर्फ और गैस के कारण ये धूमकेतु बनता है। ये सूर्य की परिक्रमा करता है धूमकेतु, कॉमेट। उसको 3 भाग होते हैं। तो पहला है नाभि, वो 100 मीटर से 40 किलोमीटर तक विस्तार रहता है। उसमें वापिस मैं बोलता हूँ, बर्फ होता है, धूलिकण होता है, और वायु होता है, हवा होती है, वायु। और पूछ, कोमा, वो 10 लाख किलोमीटर है, और पूछ है वो पूछ 1 करोड़ किलोमीटर तक लंबाई होती है। मैंने कॉमेट देखा है,
1966 में इकियासाकी कॉमेट देखा है। आप में से भी बहुत से लोगों ने धूमकेतु आसमान में दिखाई देगा। अपने इधर क्या है, सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। धूमकेतु दिखते हैं तभी राजा को अच्छा नहीं है, ऐसा पहले जमाने में सुपरस्टिशन थी, अभी नहीं है। अभी विज्ञान प्रगत हो गया है, बच्चे लोग भी अध्ययन करते हैं। 1976 में वेस्ट का धूमकेतु देखा। जो धूमकेतु ढूंढता है ना, उसका नाम धूमकेतु को मिलता है। कॉमेट जो ढूंढता है तो उसका नाम मिलता है वेस्ट कॉमेट 1976। बाद में 1986 में हेलिस कॉमेट, ये आपने तो सुना होगा हेलिस कॉमेट का नाम। आफ्टर एवरी 76 ईयर, 76 बरस के बाद वापिस सूर्य को प्रदक्षिणा करते हैं, वो हेलिस कॉमेट। हेलिस ने गणित से उन्होंने बताया कि ये ऐसा कॉमेट दिखाई देगा, इसके लिए नाम दिया है। 1986 में हेलिस कॉमेट दिखाई दिया। 1995 में हेल-बॉप कॉमेट, हेल-बॉप, और 1996 में याकुताके कॉमेट। डॉक्टर वेणु बापू करके भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने एक धूमकेतु ढूंढ डाला, उसको बापू कॉमेट ऐसा नाम मिला है। लेकिन अपने भारतीय साइंटिस्ट कैसे देखो, वो बोले खाली हमारा नाम नहीं देने का, मेरे 2 असिस्टेंट है बॉक और न्यूकिर्क, उनका भी नाम देने का। तो डॉक्टर वेणु अपने जो कॉमेट ढूंढा तो उसको नाम दिया डॉक्टर बापू बॉक न्यूकिर्क, ऐसा नाम मिला। एक में आपको अगर अपना नाम पूरा दुनिया को बताना है, पब्लिसिटी, तो एक कॉमेट ढूंढ डालो, दूसरा कुछ भी करने का जरूर नहीं है जिंदगी में। एक कॉमेट ढूंढो। अभी डिफिकल्ट है, हाँ, पहले जमाने में एयर होस्टेस ने भी कॉमेट, अपना गाय को चारा खिलाने वाला भी गुराखी ने भी कॉमेट ढूंढा है पहले जमाने में। अभी तो कंपटीशन है। तो ये अभी एक कॉमेट कभी कभी डेंजरस भी है। 1910 में हेलिस कॉमेट सब लोगों ने देखा था। 1910 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंडाले के जेल में थे, तभी स्वातंत्र्य सेनानी, तभी उन्होंने उधर से हेलिस कॉमेट को देखा था 1910 में। और उन्होंने बोला कि ये कॉमेट आदमी पर कुछ भी बुरा असर नहीं करते, ये उन्होंने उस समय बोला था। लेकिन कॉमन मान के साधारण आदमी को ऐसा लगता है आसमान में कॉमेट दिखाई दिया, धूमकेतु, तो कुछ खराब होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। 1910 में क्या हो गया, कॉमेट की टेल, पूंछ इतनी लंबी थी कि अर्थ हैज पास थ्रू टेल, पृथ्वी पूंछ में से गुजर गई। आप देखो, वो लोगों ने यूरोप में सब लोगों ने, साइंटिस्ट ने बताया था कि कॉमेट के पूंछ में साइनोजेन पॉइजनस गैस है, अगर अर्थ जाएंगी तो डेंजर है। कमिंग वेडनेसडे वी आर पासिंग फ्रॉम कॉमेट टेल, कॉमेट की पूंछ में से हम लोग जाने वाला था। कमिंग वेडनेसडे अखबार ने हेडिंग दिया। वेडनेसडे के लोग उस दिन सब लोग सावध रह गए, यूरोप में, इंडिया में नहीं था, यूरोप में। और वो लोग देखने लगे कॉमेट क्या है, डर लगे। शाम कितने बजे उन्होंने टाइम दिया था, शाम को जाएंगे। लोगों ने खाना रात का पहले खाया। उस समय एक फार्मा इंडस्ट्री ने एक दवा मार्केट में लाई थी, कॉमेट पिल्स। 2 पिल्स ले लो, टैबलेट ले लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा बताया। लोगों ने ली है, सुपरस्टिशन था, लेकिन लोग डर गए थे। आपको मालूम है, लोग डर गए थे, पॉइजनस गैस होएगा। लोगों ने दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया, घर में बैठे, और कुछ भी हुआ नहीं। तो नेक्स्ट डे साइंटिस्ट को पूछा, हम लोगों को कुछ भी हुआ नहीं। साइंटिस्ट बोले कि जो साइनोजेन गैस का पॉइजन प्रमाण था बहुत कम था, डेंजरस नहीं था। यह बाद में आपको मालूम है, कॉमेट कभी कभी पृथ्वी पर, गुरु के पर कॉमेट हिट हो गया था, जैसा पत्थर होता है वैसा कॉमेट, और जुपिटर पर, और वह कॉमेट के 21 फ्रेगमेंट्स हो गए, टुकड़े, और वह गुरु ग्रह के ऊपर गए और धब्बा गिर गया गुरु ग्रह के ऊपर।
एक कॉमेट पृथ्वी पर भी आने की संभावना है, टकराने की संभावना है। आप डर नहीं जाएंगे तो मैं उसकी तारीख बोलता हूँ, डेट बोलता हूँ, कैलकुलेशन तो किया है साइंटिस्ट ने। 14 अगस्त 14 अगस्त 2126 2126 में स्विफ्ट टटल कॉमेट पृथ्वी पर टकरा सकता है। डेंजर लगता है मन में, डरो मत, लेकिन अभी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, ये कॉमेट जो है स्विफ्ट टटल, ये पृथ्वी के बाजू से जाने वाला है, पृथ्वी पर टकराने का वाला नहीं है, लेकिन कुछ भी पृथ्वी पर आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए नम्रता से व्यवहार, एस्ट्रोनॉमी ये साइंस ऐसा है, ये आपको मन में और क्या आगे क्या नम्रता लाते हैं। वैसा स्विफ्ट टटल कॉमेट पृथ्वी पर टकराने वाला नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है। तो गए 10 बरस में मेरे ख्याल से कोई भी कॉमेट बड़ा आया नहीं। मैं निसर्ग को प्रार्थना करता हूँ, ये बच्चे लोगों को एक कॉमेट दिखाई देना चाहिए जिंदगी में, बड़ा कॉमेट, तो उसका हेलिस कॉमेट जैसा और वैसा। ये कॉमेट के 3 मार्ग होते हैं, एक इलिप्टिकल और दूसरा दीर्घ वर्तुलाकार, एक पैराबोला ने हाइपरबोला टाइप। कोई कॉमेट होते हैं वह हमेशा एक फिक्स बरस के बाद सूर्य माँ को परिक्रमा करते हैं। देखिए कॉमेट जिंदगी में देखना और उसका अध्ययन करना बहुत अच्छा है। पृथ्वी पर जल आ गया, पानी आ गया, वो कॉमेट से कभी पूछ में से पृथ्वी गई होगी, इसके लिए आ गया। हम लोगों की जिंदगी भर जीव सृष्टि पृथ्वी पर पैदा हुई, वो भी कॉमेट के कारण हो गई होगी, ऐसे भी कुछ साइंटिस्ट बताते हैं, लेकिन उसका ये नहीं है, क्योंकि प्रूफ चाहिए, साइंस में प्रूफ चाहिए, चमत्कार को साइंस में जगह नहीं है, तो इसके लिए अनुमान था। लेकिन जिंदगी में एक कॉमेट अगर सबको दिखाई दिया ना, तो मालूम पड़ता है आसमान में कैसा है। ये ऊट क्लाउड है सूर्यमाला के बाहर, उधर से कॉमेट आते हैं। जी सर, धूमकेतु, ग्रहण, ये ये सारी शब्द सुन के ही बहुत डरावने से लगते हैं। और सर आपके मुंह से आज हम इनकी एक अलग ही शास्त्रीय माहिती, एक अलग ही खूबसूरती इस सब शब्द को लेकर हम जान रहे हैं। बहुत ही रोचक जानकारी आप देते जा रहे हैं। अब धूमकेतु शब्द से ही मतलब शब्द में ही एक डर छिपा है, ग्रहण में ही अजीब सा महसूस होता है, शब्द उच्चारण होता है तो। लेकिन आपने इसके शास्त्रीय जो चीजें है वो खोल कर रख दी है हमारे सामने। सर अब ये अगला मैं ये पूछना चाह रही थी कि उल्का पिंड और अश्मि पिंड में क्या डिफरेंस है, ये भेद हम जानना चाहते थे। आपने उल्का तो जरूर देखी होगी जी। रात के समय जब भी आसमान में हम लोग देखते हैं, तभी तारा टूट गया ऐसा हम लोग बोलते हैं, तारा टूट गया, एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है, एक चमक दिखाई देती है, हम लोग उसको उल्का कहते हैं। जो जल जाता है ना, उसको उल्का कहते हैं। और कोई कोई पत्थर, रॉक बड़ा है, वह जल नहीं जाता है तो पृथ्वी पर टकराता है, तो उसको मिटियोरिट कहते हैं। जल जाता है उसको मिटियोर, उल्का। और जो पृथ्वी पर टकराता है जल नहीं जाने के कारण, उसको मिटियोरिट कहते हैं, उसको अशनि कहते हैं। अभी ये क्यों जल जाता है? बहुत से टन ऊपर पत्थर है, जैसा पृथ्वी पर पत्थर है, आसमान में भी पत्थर है। वह पत्थर पृथ्वी जब भी सूरज को परिक्रमा करती है, तभी गुरुत्वाकर्षण के कारण वह पत्थर खींच लेते हैं। व्हेन दे एंटर इन द एटमॉस्फेयर, वह पृथ्वी के वातावरण में जब भी अंदर आते हैं, तभी ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण वह जल जाते हैं और वह हम लोग आसमान में दिखाई देते हैं। ये आप देखेंगे उनके स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड, इतना उसका स्पीड रहता है। और ऐसे उल्का वर्षाओं की बरस में 10-12 दिन होता है। ये कॉमेट जब भी जाता है ना, तभी रास्ते में वो पाषाण ये फेंक देता है, और वो पाषाण में जब भी पृथ्वी जाती है तभी वह खींच लेते हैं, और ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट बर्न।
और हमको उल्का दिखाई देती है। लेकिन पत्थर अगर बड़ा हो गया तो पृथ्वी पर टकराता है। अपना भारत देश में महाराष्ट्र में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लोणार एक गांव है, उधर ऐसा एक अश्नि पाषाण आके टकराया था। कितने बरस पहले? 52,000 बरस पहले। अगर आप गए नहीं होगे ना तो जाओ, ये लोणार महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। उधर क्या क्या देखने का मैं आगे बोल दूंगा। ऐसे पृथ्वी पर 134 प्लेसेस है, 134 जगह है जिधर ऊपर से पत्थर आया और उसके कारण ये वीवर हो गया, वीवर, उल्का, अश्नि वीवर। मैंने अमेरिका में भी देखा है, एरिजोना क्रेटर, उधर तो टिकट है $12 और देखने को नहीं देते हैं, टिकट ले लो, बाद में देखना पड़ता है। और अपने इधर तो फ्री है। भारत में जो लोणार गांव में जो मीटियोरिट क्रेटर है, अश्नि वीवर है, वो फ्री है। बहुत से लोग आते हैं, अभी हम लोग प्रचार करते हैं, जापान से, दूसरे देश से लोग आते हैं और वह देखने को बहुत अच्छा है। आप मीटियोरिट क्रेटर देखने का है, क्या लोणार में देखने का है, मैं बात बताता हूँ आपको। अगर 52,000 बरस पहले 60 मीटर लंबा, 60 मीटर्स लॉन्ग, 20 लाख टन का वजन था, ऐसा पत्थर, रॉक भारत में महाराष्ट्र में लोणार गांव में गिर गया, पृथ्वी पर टकराया। 52,000 बरस पहले, 52,000 ईयर्स पहले, ध्यान में रखो। अभी हम लोग उधर जाते हैं ना इतने दिन के बाद, तो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर डायमीटर का एक वीवर है, छिद्र है अंदर, और 150 मीटर डीप है। उसकी खोली जो है 150 मीटर। हम लोगों को नीचे जाना पड़ता है उधर, जब भी जाते हैं देखने को। क्या क्या है उसमें मैं बोलता हूँ आपको, आप जरूर जाएंगे सुनने के बाद। आप जाते समय आप रेड लिटमस पेपर लेके जाओ। लिटमस पेपर स्कूल में हम लोगों ने टेस्ट किया है। बाद में मैग्नेट लेके जाओ और एक खाली पानी का बोतल लेके जाओ। नीचे 150 मीटर नीचे जाना है, वो व्यूअर में, मीटियोरिट क्रेटर में। और उतरते के समय हमको झाड़, पेड़ है, बहुत फॉरेस्ट है अंदर, नीचे बर्ड्स है, बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर देयर इन द क्रेटर। और अंदर जो पानी है ना, उसका सॉल्टी वाटर है, उसका पीएच देखेंगे तो 10.5 पीएच है, 10.5 पीएच। और लिटमस पेपर अगर पानी में डुबाएंगे तो वो कन्वर्ट होता है ब्लू, अल्कली पानी है, उससे सोप बना सकते हैं हम लोग। ऐसा पानी है लोणार मीटियोरिट क्रेटर, वन ऑफ द बेस्ट क्रेटर, 3rd लार्जेस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड। इंडिया में है, जाना चाहिए, देखो। और अगर वो मैग्नेट हम लोग उधर चिटकाएंगे ना तो पत्थर चिकटता है, लोहा है मैग्नेट पे। तो ये 52,000 बरस पहले आसमान से पत्थर आया और लोणार गांव में ये मीटियोरिट क्रेटर हो गया। 2 किलोमीटर व्यास है और 150 मीटर डीप है और नीचे उतरना पड़ता है। मैंने तो 40 टाइम्स, 40 टाइम मैंने गया है उधर सब लोगों को लेके। और आपको अगर जाएंगे देखने को तो मालूम पड़ता है ये विश्व कैसे निर्माण हो गया इसके बारे में। तो ये बड़ा क्रेटर इंडिया में है, 3rd लार्जेस्ट क्रेटर। और ब्रिटिश लोगों के तभी डिगिंग किया और वो मटेरियल, वो पत्थर जो था, रॉक था, वो अंदर गया है उधर और उस पर पानी है। तो अवश्य आज आप जाइए उधर, और उधर आप देखेंगे तो वो जो पत्थर गिर गया उसका एक टुकड़ा बाजू में गिर गया, बाजू में गिर गया। वो रॉक था, स्टोन था, वो लोगों ने उसको सिंदूर फंसाया, मारुति बनाया। हाँ, सोहेला मारुति, वो ऐसा है, ओरिजेंटल है, इसके लिए सोहेला मारुति का। अगर आप कंपास लेके जाएंगे उधर
द कंपास का नीडल मारुति के पास रहता है वो, क्योंकि मैग्नेट है उसमें, पत्थर में मैग्नेट है। तो ये देखने लायक चीज है लोनार। जैसे मैंने बोला टोटल सोलर इक्लिप्स जिंदगी में देखना चाहिए, ये लोनार मेटेओराइट क्रेटर भी देखना चाहिए। अगर भारत में जन्म लेने के बाद भी अगर हम लोनार मेटेओराइट क्रेटर नहीं देखेंगे ना, तो नहीं जन्म लिया ऐसा हो जाएगा। इसके लिए जिंदगी में एक एक टाइम, ओनली वंस यू शुड विजिट। आप लोग लोनार जाके देखिए। 52,000 वर्ष पहले ऊपर से पत्थर आया और ये क्रेटर फॉर्म हो गया। इंडिया में ऐसे 134 प्लेसेस है। दुनिया से सब साइंटिस्ट आते हैं स्टडी करने के लिए। हम लोग एक उधर एमटीडीसी का होटल भी है रहने के लिए बाजू में, उधर रहने का, रात को आसमान देखने का और वो मेटेओराइट क्रेटर का स्टडी करने का। मैं बोला हूँ अमेरिका में मेटेओराइट के $12 टिकट है, इधर फ्री है। लेकिन ध्यान में रखो ये नेचुरल गिफ्ट है, निसर्ग का ये गिफ्ट है, देन है, उसको संभालने का काम अपना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी उसको संभालने के लिए खर्चा करती है। उधर डिसिप्लिन से जाना चाहिए। खराब ये निसर्ग का देन है, गिफ्ट है, इसके लिए उसको संभालने का है। लोनार मेटेओराइट क्रेटर इन इंडिया। जी सर, आपने बोलते ही ऐसे उत्सुकता बहुत जागृत हुई है कि जरूर बच्चों को लेकर हमें वहां पर विजिट करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने अभी मन में मन बना भी लिया होगा मन की जरूर वहां जाएंगे। अभी अगला मैं पूछना चाहती हूँ सर कि सुपर मून और ब्लू मून कैसे बनता है। मून के बारे में तो हमारे अपने अपने बहुत सारे ख्याल होते हैं, आप शास्त्रीय दृष्टिकोण हम जानना चाहते हैं। हाँ, चांद चांद किसने नहीं देखा, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। ये चांद कितना दूर है पृथ्वी से? 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। लेकिन मैं बोलूं ये चांद साइंटिस्ट ने बताया है बिकॉज ऑफ टाइडल फोर्सेस, पृथ्वी पर समुद्र में जो ज्वार भाटा होती है, इसके कारण चांद दूर जाता रहता है 3.8 सेंटीमीटर। एनीवे, तो मून पर मून क्या सुपर मून के बारे में आपने पूछा। सुपर मून किसको कहते हैं? अगर पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे के दिन चंद्रमा अगर पृथ्वी के नजदीक होगा तो उसको सुपर मून कहते हैं। अभी जो चैत्र पूर्णिमा थी तभी सुपर मून दिखाई दिया। सुपर मून क्या होता है? सुपर मून ये जो है मून का साइज, चंद्रमा की जो साइज है ये 14% बिगर दिखाई देती है। 14% चंद्रमा बिगर साइज दिखाई देता है और 30% ब्राइट दिखाई देता है। इसके लिए सुपर मून देखने के लिए जो शौकीन खगोल शास्त्री है ना, वो फोटो निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। सुपर मून के बहुत बड़ा मून दिखाई देता है। चैत्र पूर्णिमा को हम लोगों ने देखा। वैशाख पूर्णिमा, अभी वैशाख पूर्णिमा फुल मून डे हो गया, उसी समय भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा नजदीक था तो सुपर मून दिखाई दिया। अभी अगला बरस, मैं तारीख बोलता हूँ, डेट दिन बोलता हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। 2022 का पंचांग तो हो गया है हमारा काम। तो 14 जून और 13 जुलाई, 14 जून और 13 जुलाई को सुपर मून दिखाई देने वाला है। मून 14% बड़ा और 30% ज्यादा ब्राइट दिखाई देने वाला है। 2023 में एक भी सुपर मून दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा नजदीक नहीं आने वाला है पूरा बरस में। लेकिन 2024 में 18 सितंबर और 10 अक्टूबर को 2 दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा नजदीक आने वाला है और 14% बड़ा और 30% ब्राइटर दिखाई देने वाला है। 2025 में भी 2 टाइम है, 5 नवंबर और 4 दिसंबर के 2 दिन सुपर मून बड़ा दिखाई देने वाला है।
और 2026 में 24 दिसंबर को सुपर मून दिखाई देने वाला है। सुपर मून ये एस्ट्रोनॉमी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉमन आदमी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मून 14% बड़ा दिखता है और 30% ब्राइटर दिखता है। ये 2 दिन बरस में जो सुपर मून जब भी होता है तभी। और अभी ब्लू मून आपने पूछा बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ब्लू मून बोलेगा तो मून चंद्रमा ब्लू दिखाई देगा क्या? नहीं, ये नाम ब्लू मून रखा है। आपको मालूम है, कोई भी अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार कभी बहुत बरस के बाद मिल गया तो हम लोग क्या बोलता है, वंस इन ए ब्लू मून मिल गया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वंस इन ए ब्लू मून ये बहुत बरस के बाद आते हैं। इसके लिए अभी ब्लू मून किसको बोलते हैं, मैं उसका डेफिनेशन आपको व्याख्या बोलता हूं। एक अंग्रेजी महीने में, अंग्रेजी मास में अगर 2 पूर्णिमा होगी, 2 फुल मून डे होगी, तो सेकंड फुल मून डे को ब्लू मून कहते हैं। कोई भी साइंटिफिक नहीं है, पूर्णिमा तो पूर्णिमा का तरीके होते हैं, लेकिन सेकंड फुल मून डे अभी 2022 में नहीं है ब्लू मून। 2000 अगला बरस 2023 में 1 अगस्त और 31 अगस्त को 2 पूर्णिमा फुल मून डे आते हैं। तो इसके लिए 31 अगस्त का जो चंद्रमा होगा उसको ब्लू मून लोग कहेंगे। 2026 में 1 मई को फुल मून डे है और 31 मई को फुल मून डे है, तभी भी 31 मई को ब्लू मून दिखाई देने वाला है। 2028 में 2 दिसंबर और 31 दिसंबर 2 पूर्णिमा दिन आते हैं एक अंग्रेजी मास में, तो तभी भी हम लोगों को फुल मून डे ब्लू मून डे दिखाई देने वाला है, ब्लू मून दिखाई देने वाला है। 2031 में भी 1 सितंबर और 30 सितंबर को तो फुल मून डे है। तो ध्यान में आ गया, सुपर मून बोलेगा तो पूर्णिमा का दिन चंद्रमा नजदीक आता है और 14% बड़ा दिखता है और 30% ब्राइटर दिखता है, उसको सुपर मून कहते हैं। और ब्लू मून एक अंग्रेजी महीने में, मास में 2 पूर्णिमा अगर आएंगी ये फुल मून डे, तो सेकंड चंद्रमा को, सेकंड पूर्णिमा के चंद्रमा को ये ब्लू मून कहते हैं। लेकिन ब्लू मून दिखाई नहीं देता है। जी सर, ऐसे तो तारों को हम जमीन पर लेटकर अक्सर देखा करते हैं, लेकिन इन तारों को, नक्षत्रों को पहचान कैसे सकते हैं सर? हम इसकी पहचान कैसे होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल। जब हम रात में आसमान देखते हैं, कितने तारे देखते हैं ना, और मन को बहुत संतोष होता है, आनंद प्राप्त होता है। भाई अगर बोलो हर एक तारा को नाम दिया है, हर एक तारका को नाम दिया है, लेकिन हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने, जो सूर्य मार्ग है उसको क्रांति वृत्त कहते हैं, उसको 27 डिविजन्स किया और उसको नक्षत्र हम लोग बोलते हैं। और अपने पंचांग में हम लोग चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका नाम और उसका टाइम देते हैं। अभी हम लोगों ने चांद्रमास का नाम तो बहुत पढ़ा है ना। अभी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ से फाल्गुन तक ये चांद्रमास होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी में अंग्रेजी वर्ष के मास का नाम है, वैसे चैत्र से फाल्गुन ये अपना चांद्रमास को जो है उसका नाम है। अभी एक सादा सरल नियम है, चैत्र मास में चित्रा स्पाइका स्टार पूर्व में रात के प्रारंभ में दिखाई देती है, पूरा रात आसमान में दिखाई देगी और दूसरे दिन सुबह उसको सेट होगी, वो होराइजन के नीचे जाएगी। चैत्र में चित्रा, वैशाख में विशाखा, ज्येष्ठ में ज्येष्ठा, आषाढ़ महीने में पूर्वाषाढ़ा, श्रावण महीने में श्रवण, भाद्रपद महीने में पूर्वा भाद्रपदा, आश्विन महीने में अश्विनी, कार्तिक महीने में कृत्तिका, प्लीट्स 6 तारका एक ग्रुप है। और मार्गशीर्ष में ओरायन मृग, और पौष महीने में पुष्य, माघ महीने में मघा और फाल्गुन महीने में उत्तर फाल्गुन। अगर मार्गशीर्ष महीना है तभी आपके घर में कोई गेस्ट आ गया और आपको उसने पूछा
आज रात को कौन सा नक्षत्र पूरब में होगा? तो आप बोल सकते हैं मृग नक्षत्र, ओरायन कॉन्स्टलेशन। हम लोग मार्गशीर्ष महीने में आसमान में पूरब दिशा में आसमान में दिखाई देगा सीधा, क्योंकि वह पूरा रात मृग नक्षत्र दिखाई देगा। ये ऐसा जनवरी फरवरी का नहीं है। भारतीय चांद्र मास के जो नाम है, यह आकाश दर्शन को उसको मिलाना है, उसके कारण हम लोग पहचान सकते हैं आसमान के नक्षत्र। लेकिन ऐसा अंग्रेजी जनवरी में कौन सा दिखाई देगा, फरवरी में, ये नहीं यार। ये बच्चों को भी हम लोग सिखाना चाहिए चैत्र से फाल्गुन तक। और ये 27 नेम्स है कॉन्स्टलेशन के। तो सूर्य मार्ग के ऊपर जो कॉन्स्टलेशन है वो नक्षत्र, उसके नाम है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृग, आर्द्रा, रेवती तक। तो ये नाम अगर हम लोग बाहर करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, मास के नाम सिखाएंगे, तो छोटा बच्चा भी बोल सकता है कौन सा नक्षत्र आज रात को दिखाई देने वाला है। ये पहचान उसको बचपन से अगर करेंगे तो मैं बोलता हूं ये बहुत बहुत काम, उसके लिए बहुत आप बड़ा काम करते। अगर आप बच्चों को पैसा रखेगा, एजुकेशन देने का है, तो भी ये हॉबी, एक शौक चाहिए। क्योंकि पूरा जिंदगी में जब भी दुख का समय आता है, जब भी टेंशन आता है, अभी कोरोना का टेंशन है, देखो आजकल ये कोरोना के टेंशन में अगर आप टेरेस में जाएगा और आसमान में नक्षत्र तारा का दर्शन लेगा ना, मन को पुष्टि होते है, आनंद प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों, ये शौक जो है, ये चाहे किसी को पढ़ने का शौक होता है, गाने का शौक होता है, वैसा एस्ट्रोनॉमी का शौक है। तो ये जो है नक्षत्र का, और कितना डिस्टेंस है मैं बोलता हूं आपको, तो आपको ये जानकारी होगी। चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा कितना दूर है, 3,84,000 किलोमीटर इतना दूरी पर है चंद्रमा। लेकिन सूरज कितना दूर है, तो सूरज 8.5 प्रकाश किरण को सूरज से पृथ्वी पर आने के लिए 8.5 मिनट लगता है। हाँ, और सूरज के दूसरा नजदीक तारा जो प्रॉक्सिमा सेंटारोस है, मित्र तारा, उसको नामक मित्र रखा है, तो वो 4 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष मैं बोलता हूं। अभी बंबई से दिल्ली कितना है, ये मिलीमीटर में बोलेंगे तो कितना बड़ा फिगर हो जाएगा। वैसा आसमान का ये डिस्टेंस है तारा का, उनका भी ऐसा ही है। तो व्याध तारा कितना दूरी पर है, ये किलोमीटर में हम लोग बोल नहीं सकते। तो उसके लिए प्रकाश वर्ष ये परिमाण है। एक प्रकाश वर्ष तो कितना किलोमीटर, मैं बोलता हूं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट? ये प्रकाश किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। मैं वापिस बोलता हूं, प्रकाश किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 365। एक बरस में प्रकाश किरण जितना डिस्टेंस अंतर जाता है, वह अंतर को एक प्रकाश बरस बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरस जो मित्र तारा है, सूरज तो 8.5 प्रकाश मिनट है। हाँ, तो मित्र तारा है वो 4.5 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, अपने से दूरी पर है। व्याध तारा, साइरस ने देखा होगा, बहुत ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। आसमान में व्याध तारा आप लोगों ने देखा होगा, तो वो ब्राइटेस्ट स्टार है, वो 9 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम है। 9 लाइट ईयर्स, 9 प्रकाश वर्ष है दूरी पर। अभी आज रात को उसको देखेंगे ना आप, तो अपने आंख पर जो प्रकाश किरण आएगा वह 9 बरस पहले व्याध तारा से निकला होगा। बहुत अजब है। 9 इयर्स बैक अभी रोहिणी तारा का है, खाली आंख से हम लोग देख सकते हैं, टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। तो वो 68 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस।
68 लाइट ईयर्स दूरी पर है। तो 68 बरस पहले जो लाइट निकल गई वो तारा पर से, वो अभी अपने आंख पर आती है, तभी तारा हम लोग देखते हैं। इतने दूरी पर है। देयर आर सम स्टार, कोई स्टार 1500 प्रकाश बरस पहले दूरी पर है। 1500 प्रकाश किरण को तारा से पृथ्वी पर आने के लिए 1500 बरस लगते हैं। ध्यान दीजिए, इतना दूर जो तारा है, वह नक्षत्र का नाम, उसके ब्राइटनेस, उसके डिस्टेंस, अंतर, ये अगर हम लोग जान लेंगे ना, तो बस बहुत खुशी होती है। इसके लिए नक्षत्र का ज्ञान भारतीय प्राचीन काल में भी था। अपने इधर जो पंचांग है, जो आलमनाक हम लोग बोलते हैं, पंचिका बोलते हैं, वो पंचांग, उसमें जो नक्षत्र है वह ईस्वी सन पूर्व पहले 1500 बरस से, तो 3000 3500 बरस पहले से हम भारतीय लोगों को ये ज्ञान है। तो इसके लिए 88 कॉन्स्टलेशन, हम लोग क्रांति वृत्त पर, सूर्य मार्ग वृत्त पर जो 27 भाग है वो पंचांग में देते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो उसमें सब पूरा आसमान के 88 डिवीजन के है, उसको 88 कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी के बहुत से बुक्स है, उसमें ये स्टार की जानकारी देती है। हर एक स्टार कितना दूरी पर है, हर एक स्टार की तेजस्विता कितनी है, इसकी इंफॉर्मेशन बुक में होती है। ये चार्ट होते हैं। आजकल मोबाइल पर भी ये नॉलेज है, ये जानकारी है, ये मिलती है। आसमान का नकाशा है ना, मैप, वो भी मोबाइल पर आ जाता है। आप किधर से भी बाहर गांव जाएंगे, आसमान में देखेंगे ये स्टार कौन सा है, मन में आ गया सवाल, तो बस अपना मोबाइल पर वो ऐप लगा दीजिए, आसमान में कौन सा स्टार है उसका नाम उस पर आ जाएगा। क्या अभी साइंस से प्रोग्रेस हो गया। इसके लिए सुपरस्टिशंस मन में जो है, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, ये जाने के लिए एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करना चाहिए। मुझे सब लोग पूछते हैं, भाई पंचांग बनाता हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता हूँ एस्ट्रोनॉमी का, अपने ग्रह का, अपना जीवन ग्रह के ऊपर डिपेंड है क्या? श्रद्धा है हर एक की, भारतीय लोगों में श्रद्धा है, लेकिन ग्रह को ऊपर अपना जिंदगी है डिपेंड। लेकिन कौन सा ग्रह? आग्रह, विग्रह, अनुग्रह, संग्रह, है कि नहीं? अपना पत्नी हमारे पर इफेक्ट ज्यादा करते हैं, अपने माँ बाप अपने पर इफेक्ट करता है, अपना टीचर इफेक्ट ज्यादा करता है, वह शनि नहीं करता है। शनि तो कितना दूरी पर है। अपना नौकर, नौकरानी घर में नहीं आएगी एक दिन, जो घर में औरत है उसको तकलीफ होता है, उस पर इफेक्ट ज्यादा होता है। दोस्त हो, मैं बोलता हूँ, ये ग्रह आसमान के नहीं, ये नक्षत्र तारा आसमान के नहीं, ये मन में जो है ना 99.9% वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग जिम्मेदार है जिंदगी के लिए अपने। ये ध्यान में कभी आता है, हम लोग खगोल शास्त्र का अध्ययन करते हैं, नक्षत्र का ज्ञान लेते हैं, ग्रह पर जानकारी लेते हैं, तभी ये जानकारी मिलती है। और हम लोगों को सुपरस्टिशन जो है, अंधविश्वास, वो दूर पर चला जाता है। इसके लिए मेरी प्रार्थना है सबको कि एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करे। किताब अवेलेबल है, गूगल पर सब इंफॉर्मेशन है। और हम लोग तो अभी आसमान में चंद्रमा पर भी गए, मंगल पर गए, और अगले 100 बरस पे हम लोगों को साइंस में कितने प्रोग्रेस हो गए। तो ये इसके लिए एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद सर। भारतीय अंतरिक्ष जो संस्था है, इसका इस क्षेत्र में कितना योगदान है? क्योंकि सर हम सभी जानते हैं कि भारत एक विकसनशील देश है, लेकिन गरीब देश भी बहुत सा हमको ऐसे संबोधित किया जाता है। तो इस क्षेत्र में करोड़ों डॉलर्स का खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो कितना योगदान है और इतना खर्चा क्यों किया जाता है? ऐसा एक मन में सवाल आ रहा है। मैडम, आपका सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं, ये पैसा क्यों खर्चा करता है मंगलयान के ऊपर, चंद्रमा पर जाने के लिए? इधर तो पानी नहीं है, खाना नहीं है,
मैं बोलता हूं उसके लिए वेरी गुड, आप बेस्ट क्वेश्चन मैं बोलता हूं इसका जो जवाब है वहां। लेकिन आसमान में रुचि क्यों हो गई? आपको मालूम है ये प्लेन, एरोप्लेन, इसका इन्वेंशन आपको मालूम है 1903 में, 1903 को राइट ब्रदर्स ने ये प्लेन ढूंढा। और अभी तो एरोप्लेन से सब लोग जाते हैं, उसमें नया चीज नहीं है। लेकिन ये एरोप्लेन जाते हैं, विमान जाते हैं, वो हवामान के ऊपर से जाने के लिए नहीं हो सकता है। उसके लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह रशिया ने 4 अक्टूबर 1957 को ऊपर भेजा सक्सेसफुली। तभी ये अवकाश युग शुरू हो गया, अवकाश युग शुरू हो गया। और स्पुतनिक कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट गया। बाद में लाइका डॉग को भेजा 1957 में, कुत्ते को भेजा ऊपर, आदमी नहीं गया पहले। बाद में मंकी भेजा 1959 में अमेरिका से सैम, और रशिया ने लाइका डॉग भेजा ऊपर। लाइका डॉग की, कुत्ते की मृत्यु हो गई, लेकिन सैम मंकी जो ऊपर भेजा था, जुपिटर नाम का एक, और सैम का, वो पृथ्वी पर आ गए। बाद में 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागारिन, रशिया का, वो पहला अवकाशवीर बन गया। अंतराल में 108 मिनट्स में पृथ्वी प्रदक्षिणा उसने की। तभी से अवकाश युग का प्रारंभ हो गया। बाद में वेलेंटिना तेरेस्को, आप लोग महिला लोग भी कम नहीं है, ये अंतराल महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में गई। और स्पेस वॉक मार्च 1965 में रशिया के अवकाशवीर ने किया। स्पेस वॉक, अंतरिक्ष में चलना, रोड पर तो हम लोग चलते हैं, प्लेन में से तो जाते हैं, अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में चलना, ये उन्होंने किया 1965 में। बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी ने, रशिया और अमेरिका कंपटीशन थी, आपको ध्यान होगा, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने जिंदगी बोला कि हमारा आदमी, अमेरिका का आदमी चांद पर पहले जाएगा। तो 28 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पैर, मानव का पहला पैर मून पर रखा। उसके साथ ऑल्ड्रिन भी थे और कॉलिंस भी थे, लेकिन वो चंद्रमा के ऊपर सफर करते थे। 28 जुलाई 1969 ये चंद्रमा पर आदमी गया। फर्स्ट स्पेस शटल 12 अगस्त 1981 में शुरू हो गई। और स्काईलैब प्रयोगशाला आसमान में, अंतरिक्ष में, ये भी 1987 में थी। मंगल पे ऊपर वाइकिंग यान 1976 में गया। आपने सवाल पूछा इंडिया के बारे में। अभी भारत का जो संस्था है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, हर एक भारतीय को अभिमान लगना चाहिए, क्योंकि प्राउड, वी शुड बी प्राउड ऑफ, हम लोगों को अभिमान चाहिए, क्योंकि कम खर्चे में स्पेस में हम लोग रिसर्च करते हैं और शांतता के लिए। लेकिन मैं बोलूं ये क्यों खर्चा करते हैं, वही सवाल पूछा आपने, तो मैं जवाब देता हूं। आपको मालूम है जब इस पहला कृत्रिम उपग्रह आसमान में, अंतरिक्ष में गया, स्पुतनिक, तभी डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई, 2 साइंटिस्ट इंडिया के, उन्होंने सोचा अगर अपना भारतवर्ष की सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा, तो उसके लिए आसमान से करनी पड़ेगी, तो हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए, तो आसमान में रिसर्च करना चाहिए। इसके लिए भारत देश को रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए ये बहुत जवाब है। इसके बारे में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ जब ये हो गया, तो हम लोगों ने जो पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर का भाग है, हिस्सा है, उस पर अटैक किया। ये इसरो ने फाइंड आउट किया
किधर है। तो ये स्पेस रिसर्च का जो है वो इंडिया के, भारत देश के सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली दैट, इसमें जो प्रोग्रेस रिसर्च होता है उसका फायदा इंडस्ट्री को मिलता है। ये मैं बोलूं कि इसरो जो संस्था है, दो नाम हर एक भारतीय लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने इसरो ये संस्था शुरू की 15 अगस्त 1969। अमेरिका की नासा है, लेकिन नासा के आगे अभी इसरो है। 15 अगस्त 1969 पहला आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह इंडिया का 1975 में रशिया के मदद से गया। इंडिया की पावर नहीं थी तभी, ध्यान में रखिए। ईयर 1975 राकेश शर्मा पहला भारतीय अवकाशवीर अंतरिक्ष में गया रशिया के मदद से। 1984 बच्चों को भी अभिमान लगना चाहिए, पहला अंतरिक्ष भारतीय वीर 1984 में राकेश शर्मा। बाद में रॉकेट जो चाहिए, बलवान रॉकेट, वो इंडिया ने डेवलप किया, इसरो ने डेवलप किया। बहुत कठिन काम है। मैं आपको एक दूसरा चीज बोलूंगा, पहले सबको ध्यान में। जो दूसरा आदमी जब भी हमको नहीं बोलता है ना, वो हम लोग को मदद करता है। जैसे अमेरिका रशिया ने इंडिया को सुपर कंप्यूटर ना बोला, तो पुणे में सुपर कंप्यूटर तैयार हो गया। सीडैक कंपनी ने ना बोला, तो अगर वो देते तो हम लोग नहीं बनाते थे। अभी ये भी क्रायोजेनिक इंजन, रशिया और अमेरिका ना बोली, सैटेलाइट ऊपर भेजने के लिए, वजन ऊपर भेजने के लिए इंडिया ने क्रायोजेनिक इंजन तैयार किया। अभी चंद्रयान 2 में जो बग्गी थी, चंद्रमा पर उतरने वाली थी, वो रशिया ना बोला तो इंडिया ने तैयार किया। जब भी दूसरा ना बोलते हैं ना, वो अपने को मदद करते हैं, इसके लिए हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। चंद्रयान 1 2008 में 22 अक्टूबर में गया चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के भ्रमण किया। और आपको मैं एक बात बोलता हूं, चंद्रमा के पोलर रीजन में पानी है, ये ढूंढ डाला। अमेरिकन साइंटिस्ट को, नासा को भी ये ढूंढने नहीं हो गया इतने बरस बाद भी। वो इसरो ने, चंद्रयान 1 ने ढूंढ निकाले कि चंद्रमा पर पानी है। बाद में मंगलयान 5 नवंबर 2013 को मंगलयान गया। अभी आपको तो उसकी जानकारी भी होगी, अखबार में आया था। रिक्शा के खर्चे से मंगलयान गया। ये कैसे जाता है मैं बोलता हूँ। अमेरिका का यान है ना, सब लोग डायरेक्ट जाता है, अपना पृथ्वी के ऊपर परिक्रमा करते हैं, और वह स्पीड आने के बाद वो दूसरे ग्रह पर जाते हैं। इसके लिए कम खर्चे में यान जाते हैं। 104 सैटेलाइट्स, एक अग्निबाण से, एक रॉकेट से 104 कृत्रिम उपग्रह ऊपर भेज दिए अंतरिक्ष में। 15 फरवरी 2017 पहले रशिया का रिकॉर्ड था। रशिया ने 37 सैटेलाइट ऊपर भेजे थे एक रॉकेट की सहायता से। उनका जो रिकॉर्ड था वो तोड़ डाला इंडिया ने, और 15 फरवरी 2017 में 104 कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक रॉकेट के जरिए भी गया। अपने हम लोगों के इंडियन साइंटिस्ट जो है वह कुछ कम नहीं है। अपने बच्चों को बोलना चाहिए। क्या है, पॉलिटिक्स है, आप टीवी पर न्यूज देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, ऐसा लगता है अपना इंडिया कितना पीछे है। पीछे नहीं है। आपको शायद मालूम होगा, ये अनाज भारत में जो तैयार होता था अनाज, वह भारतीय लोगों को पूरा नहीं पड़ता था। वह अमेरिका के भीख मांगना पड़ती थी उस समय। वह जो अनाज देते थे वो लोग इंडिया को। अभी इंडियन एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में इतना हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है कि भारत में जो अनाज पैदा होता है पूरा पड़ता है। हम लोग कम नहीं है, बुद्धि से भी हम लोग कम नहीं है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त के
ये हम लोग है इंडियन। सो अपने बच्चों को भी हम लोग पेरेंट्स बताना चाहिए कि हम लोग कुछ कम नहीं। चांद्रयान-2 थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन चांद्रयान-3 जाने वाला है, गगनयान-1 जाने वाला है, जो हम लोग भी आदमी को इंडिया से अवकाशवीर को ऊपर अंतरिक्ष में भेजने वाले नजदीक में। इसरो ये बड़ा काम करती है, उस पर जो खर्चा है वह भारत देश के रक्षा करने के लिए बहुत उसका उपयुक्त है। नॉट ओनली दैट, यह भी बारिश आते हैं किधर आने वाली है, ये ऊपर का सैटेलाइट बोलते हैं उसका फोटो, ये कितना फायदा है हम लोगों को। फॉरेस्ट के बारे में, बाद में ये माइंस के बारे में, पूरे क्रॉप्स के बारे में, इसका इंफॉर्मेशन ये सैटेलाइट देते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। ये इसरो का योगदान है, ये भारतीय शास्त्रज्ञ के योगदान है, इसके लिए ये कम नहीं है। बच्चों को भी आप अगर प्रेरणा देंगे तो वो लोग बच्चे भी बोलेंगे पिताजी को, माताजी को कि मैं भी साइंटिस्ट बनने वाला हूँ और इंडिया का नाम सबसे ऊपर उठाने वाला हूँ। जी सर, पूरे सफर में हम इतने समय से सर के साथ अंतरिक्ष में सैर कर रहे हैं और इतनी रोचक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आज हम सर से ले रहे हैं। कार्यक्रम के हमारी बातचीत के हम आखिरी पड़ाव पर की ओर बढ़ रहे हैं। सर, एक मन में हमेशा एक सवाल रहता ही है, बच्चों के भी बड़ों के भी, कि क्या आने वाले समय में, क्या कुछ समय के अंतराल में कोई ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है? खगोल शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? डरने का कुछ जरूर नहीं, ऐसे तो है, लघु ग्रह बोलता है, तो वो तो लघु ग्रह एस्ट्रॉइड बोलता है अंग्रेजी में, वो तो पृथ्वी से नजदीक जाते हैं। अभी क्या है, अभी साइंस इतना प्रोग्रेस हो गया ना, कोई भी एस्ट्रॉइड अर्थ पर कोलाइड होने वाला है, टकराने वाला है, ये पहले मालूम पड़ने वाला है, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो पहले मालूम पड़ेगा तो हम लोग उसका डायरेक्शन भी चेंज करता है, उसके ऊपर ही टुकड़े टुकड़े कर सकता है साइंटिस्ट, तो डरने की जरूरत नहीं है। पहले जमाने में और अभी के जमाने में बहुत फर्क है। ये जो एस्ट्रॉइड लघु ग्रह पृथ्वी पर अगर टकराने वाला है तो पहले मालूम पड़ेगा आपको। तो मालूम होगा कि साइंटिस्ट लोग वॉच रखते हैं, वॉच एस्ट्रॉइड के ऊपर, लघु ग्रह के ऊपर। अगर पृथ्वी के नजदीक आने के पहले उसका डायरेक्शन, मार्ग बदली होगा, करेंगे। और इसके लिए कॉमेट भी पृथ्वी के ऊपर टकराने वाला नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि ये साइंस के कारण पहले जमाने में आते थे, मीटियोराइट क्रेटर होते थे, अभी पहले ही जानकारी मिलेगी। और इसके लिए तुंगस्ता रिवर रशिया में ऐसा हो गया था, तभी साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, लेकिन अभी नियरेस्ट अर्थ क्रॉसिंग ये एस्ट्रॉइड ये नहीं है, तो इसके लिए डरने का जरूर नहीं है। तो एस्ट्रोनॉमी ये साइंस है, चमत्कार जैसी चीज कोई भी दुनिया में नहीं है। हर एक चमत्कार के पीछे साइंस होता है, तो वो साइंस अगर समझ लेंगे हम लोग, तो वो चमत्कार नहीं रहता है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में निर्माण करनी चाहिए। पेरेंट्स उसको, बच्चों को बर्थडे के दिन कोई गिफ्ट देते हैं। मैं सब पेरेंट्स को विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक साइंस की किताब दे दीजिए अपने बच्चों को। एक बर्थडे के दिन एक साइंस की किताब अगर अपने बच्चों को देंगे आप लोग, तो शायद अपना बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए पेरेंट्स ने भी सुधरना चाहिए। उन्होंने अपने मन में जो सुपरस्टिशंस है वो निकाल देनी चाहिए, अंधविश्वास निकाल देनी चाहिए। बच्चों के सामने साइंटिफिक एटीट्यूड रखनी चाहिए। और ये बच्चों लोग ऑब्जर्व करते हैं पिताजी को, माताजी को,
और वो ऑब्जर्वेशन में अगर उनके मन में अंधविश्वास बचपन से आ गया तो वो बढ़ने वाला है। इसके लिए शायद अपना बच्चा भारतीय शास्त्रज्ञ बन सकता है, इंडियन साइंटिस्ट बन सकता है। हर एक पेरेंट्स ने, माता पिता ने ये सोचनी चाहिए और उसके बच्चे के बर्थडे के टाइम, जन्म दिनांक के टाइम गिफ्ट देते हैं, खाना तो दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन उसके साथ साइंस की एक किताब दे दो तो बच्चा जिंदगी भर ध्यान रखेगा। मेरे पिताजी ने ये किताब दी थी, इसके लिए मैं साइंस में रुचि हो गई, इसके लिए मैं इतना रिसर्च किया मैंने, ये बोल सकेगा। धन्यवाद सर। साइंटिफिक एटीट्यूड इज रियली इम्पोर्टेंट। हम पूरी सैर जो कर रहे हैं अंतरिक्ष की बात पर सर की जानकारी को लेते हुए अगर हम सोचे तो हमेशा ही अज्ञान का जो अंधकार है वो केवल ज्ञान के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। ये सर ने महत्वपूर्ण संदेश आज पूरी चर्चा को लेते हुए हम सब ने पाया है। वाक सर से विनती करती हूँ कि अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं मान्यवर तो जरूर पूछे। वाक सर। दामोदर डहाळे। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? हाँ जरूर। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग प्राउड टू मीट यू सर। yeah. What is your question? You can ask question. Yeah. सर, मुझे ये जानना है आपसे कि हम अंतरिक्ष से, अभी तो मानव को बहुत आगे जाना है, आपसे ही हम पता चला कि पहले साइंस प्रगत में ही था तो बहुत सी जानकारियां हम अंधविश्वास के रूप में मानते थे, लेकिन अभी विज्ञान प्रगत हुआ है तो कुछ वहां से जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। इसका मतलब विश्व पहले से ही है, मानव अभी हम अपनी संस्कृति बढ़ा रहे हैं। सही बात है सर? तो मैं ये सब मानव सभ्यता के लिए ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम अंतरिक्ष से मानव मूल्य प्रस्थापित करने के लिए और मानवीय संस्कृति आगे बढ़ाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए अंतरिक्ष से हम क्या सीख ले सकते हैं, क्या आदर्श प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जरूर। ये प्रोग्रेस बदल पूरे अब हम लोग देखेंगे तो ये चेंज रहने वाला है, प्रोग्रेस रहने वाला है और अपना देश को, भारत देश को पीछे रह के नहीं चलेगा। पहले जमाने में ठीक था, पारतंत्र थे। अभी हर एक बच्चे को ये जानकारी देनी चाहिए कि हम लोग कुछ भी कम नहीं है, तो मन में वो परिवर्तन हो जाएगा तो हाथ से वो कृति होगी तो हम लोग ये कर सकते हैं। दुनिया में क्या हो गया ये साइंस, ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसके कारण हम लोग को ऐसा मन में आ जाता है कि हम लोग पीछे नहीं है। तो हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री बच्चों को बताना चाहिए। और ये अंतरिक्ष में जो प्रोग्रेस होता है ना, ये जो विकास होते हैं, मैंने बोला स्पुतनिक से स्पेस शटल तक, इंडिया में अभी चांद्रयान 1, मंगलयान, ये इसके कारण इंडस्ट्री जो है उसमें भी नया नया रिसर्च चलता है। आपको जानकारी होगी चांद्रयान 2 जो गया, इसरो ने भेजा, उसमें जो कंपोनेंट थे वह इंडियन इंडस्ट्री से बनाए हुए थे। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस, यह अभिमान है। और उसका फायदा दूसरे इंडस्ट्री को, मेडिकल साइंस को भी मिलता है। तो वही इसके लिए ये परिवर्तन, ये जो अच्छा परिवर्तन बदल है, ये इसके लिए ये एस्ट्रोनॉमी का जो अंतरिक्ष का जो विकास है आपने पूछा वो सही है। थैंक यू सर। सर, अंतरिक्ष जितना बड़ा दिखता है उतनी ही उसमें जानकारी बहुत है। और आज सोमन सर से बात करते हुए हमें समझ में आया कि हम बहुत सी जानकारी के बारे में अनभिज्ञ थे। जैसे कि सर ने आज अपने इस संवाद में पूरी बातें कवर हुई है, इसरो, उपग्रह और भविष्य में आकाश में होने वाले बहुत सारे बदलाव, और इसके साथ सुपर मून, ब्लू मून, बहुत सारी बातें हमें पता चली सर। नो डाउट ये
सेशन हमारे बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। वो फेसबुक लाइव लिंक से हम हमारे छात्रों को और बच्चों को भी बिल्कुल सुनाएंगे। इतनी जानकारी हमें आज आपसे बात करते हुए मिले, थैंक यू सो मच। मैं रूपेश सर से और खास करके आदरणीय रानी मैम, नरेश दादा को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज के वेबिनार में आदरणीय सोमन सर को बुला के आपने हम सबका ज्ञान मनोज दादा, बढ़ाया। मनोज दादा, मी एक प्रश्न विचारू इच्छितो. यस यस, सवाल लेने वाले हैं हम किसी के। नजरुद्दीन सर प्लीज अनम्यूट मैं कीजिए। गायकवाड़ नागपुर से कुछ पूछना चाहता हूँ. गायकवाड़ सर, गायकवाड़ सर। हाँ, मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन मेरी आवाज सुनाई देगी आपको. जी 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 ओके जी. मैं सोमानी सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ. यही से मैंने थोड़ा लेट सुना आपको, मैं फेसबुक पे जाकर देख लूंगा, और जो भी मैंने सुना बहुत ही रोचक रहा, और हमारी जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा देने के लिए अच्छा रहा. मैं आपसे एक इस दौर में कुछ पूछना चाहता हूँ. वो अच्छा ऐसा है कि हमारे शैक्षिक एजेंडे में, मतलब हमारे शैक्षिक धोरण जो है, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिपोष हो, ऐसा सोचा गया है. और वैसे हम हमारे अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम में भी वैसे घटक को सम्मिलित करते हैं, विज्ञान की सोच बच्चों में बढ़ाते हैं. लेकिन जब भी हम कोई बड़ा काम करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे कि इसरो का आपने नाम लिया, और कोई और बड़ा काम करते हैं, उससे कुछ हमारी परंपराओं को जोड़ देते हैं. क्या वो परंपराएं भी वैज्ञानिक है? जैसे कि हम कहीं आपने सुनाया, आपने बोला कि हमें हमारा उपग्रह छोड़ने के लिए रशिया की मदद लेनी पड़ी, लेकिन अभी हमने जो हमारा यान छोड़ा, उससे कई देशों ने हमारी मदद ली, और कई देशों के उपग्रह उसके साथ हमने जोड़े और छोड़ दिए. ये हमारी प्रगति है, यह हमारा विकास है. लेकिन क्या इससे परंपराओं को जोड़कर उसमें कुछ कथा की जाए, या उसमें कुछ सत्यनारायण किया जाए? ऐसा भी हमने किया. क्या वो सच है? क्या सच है तो क्या वो योग्य है? आपका सवाल बहुत महत्व का है, इसके लिए कि कॉमन आदमी को ये मन में आता है. जी, ध्यान में रखिए, मन एक चीज है, मन, माइंड, और माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए, या इसे कॉमन आदमी को भी मन को एकाग्रता के लिए ये थोड़े दिन ये करना पड़ेगा. जिंदगी आदमी की सोच है ना, एक जनरेशन में नहीं बदल सकती, बहुत जनरेशन, 2-4 जनरेशन जाना पड़ेगा. आपने देखा कि वो अंतरिक्ष में भेजते हैं, उसकी पूजा भी पहले करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और बाद में भेजते हैं. मन हर एक को, वो संस्था को नहीं, लेकिन जो कॉमन आदमी देखता है उसके मन में ये एकाग्रता लाने के लिए थोड़े जनरेशन, 1-2 जनरेशन तक ये तो चलती रहेगी. ये श्रद्धा, उसको शब्द है श्रद्धा. अभी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी फर्क है. एस्ट्रोनॉमी इज साइंस ऑफ द यूनिवर्स, और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन जिंदगी में. लेकिन वो श्रद्धा, हर एक आदमी की श्रद्धा और सोच अलग अलग है. इसके लिए थोड़े जनरेशन, 1-2-3 जनरेशन ये रहने वाला है, बाद में अगले. इसके लिए मैं साइंटिस्ट को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ऐसा कुछ मेडिसिन निकाले, इंजेक्शन निकाले, हाँ, कि जो इंजेक्शन देने के बाद आदमी जैसा आदमी के साथ बर्ताव करेगा, ऐसा कुछ करो. ऐसा कुछ इंजेक्शन निकालो, ऐसे कुछ दवा निकालो, वो देने के बाद आदमी नीति से रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, दूसरों को मदद करेगा. ऐसी कुछ दवा निकालो, ऐसी हो भी जाएगी, ऐसी दवा भी आएगी. वो इलेक्शन के पहले कैंडिडेट को देना पड़ेगी वो दवा, भ्रष्टाचार करेगा नहीं, वो नीति से रहेगा, उसका इफेक्ट 5 बरस रहेगा. ऐसा भी कर सकते, खाली उसको नहीं देने का, उसके रिश्तेदार को भी देना पड़ेगा. हाँ, सब लोग ऐसे अगर दवा निकली ना. अपना धर्म क्या कहते हैं? मानव का धर्म यही कहते हैं कि मानव ने दूसरे मानव के साथ मानवता से बर्ताव करे. ये इजी नहीं है. महात्मा गांधी जी को पूछा एक ने, आप बोलते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य किधर बोलते हैं?
ये हर धर्म का एक्सपेक्टेशन है और या। वो हम शायद उसको पूरा नहीं कर पाते। बराबर, फॉलोअर्स सर, जो ओरिजिनल धर्म कोई भी ये खराब चीज सिखाता ही नहीं, लेकिन बच्चों के ध्यान में रखो, बच्चों को पेरेंट्स सिखाते हैं, तभी पहले से अगर नीतिमत्ता से जिंदगी उसको मन में लाए, संस्कार उसको करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से समाधान, आनंद, कितना भी पैसा हो, आदमी कभी संतोषी है क्या? नहीं है। अब भाई वही बोलता हुआ आपने जो सच जला, एक 2-4 जनरेशन ये रहने वाला है पूजा पाठ, और उसका बाद में आदमी को ध्यान होएगा। अभी ये कोरोना के कारण मंदिर बंद है, हाँ, तो भगवान किधर है? भगवान हॉस्पिटल में काम करता है। भगवान किधर है? वो रोड पर पुलिस के यूनिफॉर्म में काम करता है। भगवान किधर है? वो मेडिकल शॉप में दवा देता है। भगवान किधर है? अभी नर्स के जो सिस्टर है हॉस्पिटल में, वार्ड बॉय है, उसके रूप में है। मालूम हो गया कि नहीं होगा? जी थैंक यू। अभी हाथ साफ करने का कितने टाइम संस्कार बोलते थे, माँ बाप नहीं करते थे, अभी हाथ साफ करते हैं। अभी साबुन लगाते हैं, हाथ साफ करते हैं, दूरी रखते हैं, नमस्कार करते हैं, शेक हैंड नहीं करते हैं। होने वाला है, देखो ये ऑटोमेटिक आने वाला है कि भगवान, ये भगवान क्या है? मैं एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन किया, इसके लिए बोलता हूँ। ये जो चैतन्य है, चैतन्य, अभी कीटी है, मूंगी है, वह चलती है, अगर हम लोग उसको दबाएंगे तो चैतन्य चला जाएगा। हाँ, जिंदा आदमी और मरेला आदमी, इसमें जो चैतन्य, ये भगवान है। ये चैतन्य चरा चरा में है। ये साइंटिस्ट अभी तक चैतन्य बना नहीं सकेगा। डेड आदमी को लाइव नहीं कर सकते, उसको जिंदगी, ऑफकोर्स देयर इज नो इम्पॉसिबल वर्ल्ड इन द साइंस। इम्पॉसिबल वर्ड का स्पेलिंग भी क्या है? आई एम पॉसिबल है कि नहीं? आई एम पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी तक ये है, इसके लिए नेक्स्ट जनरेशन को, बच्चों को, पेरेंट्स को, मेरी जिम्मेदारी, रिक्वेस्ट पेरेंट्स को है, माँ बाप को है, साइंटिफिक एटीट्यूड निर्माण करो। आपने इंट्रोडक्शन में पहले बोला सवाल, क्या, क्यों, ये पूछने दो बच्चों को। आपको, मेरी 80 उम्र है, 80 इयर्स, मेरी हिम्मत नहीं थी पिताजी को सवाल पूछने की। हाँ, आपको मालूम है लास्ट जनरेशन में पिताजी को क्या सवाल पूछेंगे, उसके साथ बैठने का भी नहीं था। अभी बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। बच्चे माँ बाप को पूछते हैं, ये तुम क्या करते हो? अभी बच्चे डरते नहीं है। इसके लिए माँ बाप को सुधारना चाहिए, बच्चों के मन में साइंटिफिक एटीट्यूड निर्माण करना चाहिए। बर्थडे के दिन साइंस का बुक देना चाहिए। अगर साइंटिस्ट बच्चा होगा तो बस माँ बाप की कृतार्थता है। सो मच सर, बहुत अच्छा समाधान हुआ हमारे सवाल का। अब हम हमारे कार्यक्रम को आगे लेके जाते हैं। समय की पाबंदी है हमारे पास, तो इसलिए मैं अभी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर गीतांजलि मैम, इनको विनती करती हूँ, जो कि SCRT पुणे से है, उनको विनती करती हूँ कि आज के प्रस्तुति के बारे में हमें अपना संक्षिप्त मत व्यक्त करें और हम सबको मार्गदर्शन करें। आदरणीय गीतांजलि मैम। धन्यवाद आप सबको कि इतना सुनहरा मौका आज सबको प्रदान किया है। आज हमारे बीच में जो आज के प्रमुख संवाददाता है आदरणीय सोमन सर, कि जिन्होंने आज हमारे सबकी सैर करा दी। आज अवकाश की सैर हम सबने घर बैठे बैठे की है, ऑनलाइन में, और ये लॉकडाउन में हमें कहाँ पे भी जाने की अभी परमिशन नहीं है, लॉकडाउन में है हम लोग, फिर भी आज हम पूरी दुनिया की नहीं तो पूरे अवकाश की सैर सर के साथ करके आए हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका हम आज ये बाल रक्षक प्रतिष्ठान ने सबके लिए प्रस्तुत किया है, और मेरा अहोभाग्य है कि इस मौके का मैं भी एक हिस्सेदार हूँ, साक्षीदार हूँ। तो सबसे पहले कि जिन्होंने ये आयोजन किया है, जो बाल रक्षक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में कार्यरत है, उनको मैं, उनके टीम को मैं पहले शुक्रिया कहना चाहूंगी कि इतने अच्छे वेबिनार्स आप रख रहे हैं। सभी टीचर्स जो सिर्फ
महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे इंडिया से यहाँ से जुड़ रहे हैं इस प्रतिष्ठान से, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा, जो दिमाग के लिए जिसको खाना कहेंगे हम, वो आप लोग दे रहे हैं। ना कि सिर्फ आप बच्चों को मेन स्ट्रीम में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको सिर्फ आप ये मेन स्ट्रीम में नहीं लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी और आप उसके ये बाउंड्री तक आपने खुद को सीमित नहीं किया है, लेकिन अभी जो उनका सक्षमीकरण करना है टीचर्स का, कि वो भी इन सबको कैसे ट्रीट करे, उनको कैसे शिक्षा में टिका पाए और उनको अच्छी शिक्षा दे पाए, उसके लिए भी टीचर्स को हमें तैयार करना है। और उसके लिए आप बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे बहुत सारे वेबिनार्स आपने आयोजित किए हैं, और आज का ये वेबिनार तो सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि अवकाश का है जो हमारे हमेशा हमारे ऊपर रहता है, तो ऐसे ही एक टॉप ऑफ द वेबिनार होगा आपके सीरीज में। सर ने कौन कौन से सब्जेक्ट को अगर कहे तो स्पर्श किया है। देखो, सब्जेक्ट तो था खगोल शास्त्र, लेकिन विज्ञान तो है ही उसमें, लेकिन हिस्ट्री भी हमें बताई कि प्राचीन काल से कौन कौन से जो ऋषि मुनि है उन्होंने उसमें खोज की है, कौन कौन से किताबें उन्होंने लिखी है, कौन सी भाषा में है, सब कुछ हिस्ट्री में भी उन्होंने कवर किया। बाद में जैसे कि जैसे पंचांग या ये चीजें है, तो उनको भी उन्होंने स्पर्श करते हुए लास्ट में तो आध्यात्मिक बातों के लिए भी सर ने स्पर्श किया है। तो बहुत सारे आयामों को सर ने आज स्पर्श करते हुए बहुत, जैसे एक तो सर को देखते हुए ऐसे लगता ही नहीं कि सर 80 बरस के हैं। जो उन्होंने उनका खुद का थैंक यू। आपकी हॉबी ने आपको इतना तरोताजा रखा है सर। हाँ, तो राइट। यस, क्योंकि आपकी हॉबी ऐसी है कि कोई भी इतने आसान और सभी लोग ये हॉबी नहीं रख पाते सर, और उस हॉबी को आप टाइम भी दे रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं। अभी पहले परिचय में सुना कि 70,000 से ज्यादा लेक्चर आपने दे चुके हैं, तो आज आपको सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा सर कि आपने बहुत सारे आयामों पर भी मेरे लिए भी बहुत सारे चीजें नई थी, जैसे सुपर मून है या ब्लू मून है, नाम तो सुना था लेकिन वो क्या कंसेप्ट है वो तो पता नहीं था। जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में तो पढ़ा है, लेकिन ये सुपर मून और ब्लू मून या ये जो घटनाएं हैं अवकाश में होने वाली, उनके बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था। और आपने जो सही तरीके से ये और इतनी आसान भाषा से बता दिया कि अरे वाह। और मैंने मेरे बेटियों को भी साथ में बिठाया था कि चलो आज आप हम सब साथ में करेंगे एक अवकाश की सैर, चलो एक अच्छा मौका है, तो उनको भी आज सुनने को मिला है। वो भी बहुत खुश हो गई कि अरे इतना अच्छा होता है या एस्ट्रोलॉजी या खगोल शास्त्र, तो उनको भी वहाँ पे रुचि आ गई। और सबको जैसे बहुत सारे अंधश्रद्धाओं पर आपने प्रकाश डाला है यहाँ पे, जैसे सूर्य ग्रहण के बारे में है या नक्षत्रों के बारे में है। एक अच्छा सवाल भी मैडम ने पूछा था आपको कि नक्षत्रों का कितना परिणाम हमारे जीवन में होता है, लेकिन नक्षत्रों का तो नहीं होता, लेकिन हमारे विचारों का जरूर हमारे जीवन पर परिणाम होता है। क्योंकि हर एक जैसे कहा जाता है कि हर एक चीज दुनिया में 2 बार बनती है, एक हमारे विचारों में और बाद में प्रत्यक्ष, जैसे हम कहेंगे वैसे 2 बार तो बनती है। तो वैसे ही हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। सर ने उनके जीवन में उनके जो सकारात्मक विचार है उनको दिशा दी, और आज हमारे सामने है और हम उनसे सुन रहे हैं, उन्होंने जो अनुभव किया है। और सर ने एक एक बारीकी से हर एक घटना, क्या हुआ, कितना टाइम तक वो चल रहा था, वो सूर्य ग्रहण या खग्रास का होगा या कंकणाकृति होगा, वो सब बारीकी से लिख कर रखा है, और हमें वो कितने सहजता से बताया भी है। और एक बात, जैसे शुरू में किसी ने कहा था कि आज एक जैसे एक अलग सा दिन है, तो मैं और एक सर से बात आई थी कि आज पूरे 1 साल के बाद, आज 1 साल के बाद जब तारीख होगी 14 जून 2022, जिसका जिक्र सर के आज के लेक्चर में आया हुआ है कि उस दिन हम सुपर मून देख पाएंगे। तो ये भी एक गौरव की बात है। हम लोग जब ये देखेंगे तब हम सोचेंगे कि 1 साल पहले हमने इसकी सूचना हमें मिली थी, वो सुमन सर से मिली थी, और हम लोग जरूर देखेंगे और उसका साक्षात्कार जरूर करेंगे। याची दिही याची डोळा, जैसे हम मराठी में कहते हैं, तो उस तरीके से हम भी अब
देखना शुरू करेंगे। और जो सर ने वो मराठी में हम जिसको बोलते हैं चांद्रमास, जो सर ने और एक उसका पहलू भी बता दिया कि कैसे उसके साथ नक्षत्र जुड़े हुए, वो भी बहुत अच्छा लगा सर। आपकी जैसे अभी उनका टाइम का थोड़ा सा इशू है, नहीं तो हम सुनते ही रहते, इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत अच्छा। और जैसे है ना कि सामने तो जैसे ज्ञान के देवता ही बैठे, लेकिन उनको क्या प्रश्न पूछे, क्या पूछे और कौन से बातों के लिए हम उनसे मालूमात करें। तो ये भी बहुत बड़ा स्किल है जो हमारे आज के जो जिन्होंने आपको मुलाकातकार थे, जिन्होंने आपको क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बहुत ही बखूबी से सवाल निकाले थे, ताकि सब आयामों पर प्रकाश डाल सके। प्रकाश वर्ष की भी आज की जो संकल्पना है वो भी बहुत अच्छी और क्लियर हो गई सर। बहुत बहुत आज जैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण तो मिला ही है जीवन को देखने का। जैसे आपका शुरू में ही जो आपने बताया कि कहाँ पर है हम, कितना हमारा अस्तित्व है, तो वहां से ही हमारा जो अहम है जीवन में, तो वो बाहर निकल जाता है और हमारे आध्यात्मिक, हमारी खुद की जो उन्नति है वो शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आध्यात्म को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने उसमें पिरोया भी है, बहुत सिंपल भाषा में और सही तरीके से, जैसे चैतन्य ही ईश्वर है। बहुत मन को भाया सर ये सब बातें आपकी। और मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि ये जो सेशन है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे बच्चों को भी दिखाए, ताकि एक लाइव सेशन का जो आनंद है तो वो रिकॉर्डेड सेशन में तो ले सकते हैं। और जो सर ने बताया अभी कि साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चों में होता भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो बचपन में बहुत सारे सवाल पूछते रहे, लेकिन एक्चुअली पेरेंट्स को ही उनके सवाल के जवाब पता नहीं होते, इसलिए उनको चुप बैठो करते रहते हैं और उनकी जो जिज्ञासा होती है वो वहां पे ही हम मार देते हैं। हमें अभी ये बदलना होगा पेरेंट्स करके या टीचर्स को भी, कि अगर हमें उसका सही जवाब पता नहीं है तो हम उनको बोल सकते हैं, हाँ बेटा मुझे पता नहीं है लेकिन मैं ये ढूंढ कर जरूर बताऊंगी। तो शायद हमारे प्रति रिस्पेक्ट बच्चों का वो भी बढ़ सकता है। और जैसे सर ने बताया कि अभी ऐप आए हैं बहुत सारे कि जो हमें जानकारी दे सकते हैं, जैसे इंटरनेट भी है, वहां पे हम सभी सवालों का जवाब मालूमात कर सकते हैं। तो हमें बच्चों की जिज्ञासा को अभी रोक नहीं लगानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सवालों के उत्तर भी हमें ठीक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उनको देना चाहिए। ये सीख अगर सभी ने आज के सेशन से ली तो भी बहुत बड़ा हम लेकर जाने वाले हैं। तो आज इस सेशन को सुनने का मौका सबने प्रदान किया है और हर एक ने जिन्होंने यहाँ पे सुना है, लाइव से सुना है या यूट्यूब पे या फेसबुक पे सुना है, तो वो भी सब कृतार्थ होते रहे होंगे। आज सबको इतना समाधान मिला होगा कि अरे आज हमने बहुत अच्छा एक सेशन सुना है। और इसके लिए मैं फिर से एक बार बाल रक्षक प्रतिष्ठान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और यहाँ पे मेरी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मैम। आज आदरणीय सोमन सर को सुन के हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें प्राप्त हुए, जो हमारे बच्चे हमें पूछने वाले हैं। तो हमारे पास उनके जवाब रेडी हो चुके हैं सर को सुनने के बाद। आदरणीय गीतांजलि मैम ने भी अपना बहुत सारा वक्त देकर हमारे बाल रक्षक प्रतिष्ठान को उपस्थित है। इसके लिए मैं मैम को और मैम का जो हमें मार्गदर्शन मिला उसके लिए भी मैम को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं नरेश दादा को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि भविष्य में हम सोमन सर के पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, उनको सुनना चाहेंगे। आज समय की पाबंदी थी इसलिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन भविष्य में हम जरूर एक ऐसा एक सेशन जरूर रखेंगे आदरणीय सोमन सर। अभी हम अपने कार्यक्रम के लास्ट पड़ाव में जा रही हूँ। मैं आदरणीय सुश्री उपासना शर्मा मैडम जो पंजाब से है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो हमारे कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। शर्मा मैम। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हर कार्यक्रम के अंत में आभार प्रकट करने की प्रथा है,
इसलिए इसी प्रथा का अनुसरण करते हुए मैं उपासना शर्मा पंजाब से सर्वप्रथम बाल रक्षक प्रतिष्ठान मंच को नमन करती हूँ और इस संगठन के आदरणीय सदस्यों को नमन करती हूँ जिन्होंने इतने ही अच्छे, और हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इतने ज्ञानवान पूर्व विद्वान पुरुष को आज हमारे समक्ष किया। और मैं आदरणीय, इनका नाम है आदरणीय सुश्री दामोदर सोमन सर का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड ह्यूमन लाइफ विषय पर बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। इन्होंने हमें ये भी बताया कि 16 फरवरी 1980 में इन्होंने फर्स्ट सोलर एक्लिप्स देखा, जबकि तब हम बहुत ज्यादा छोटे होंगे। इसके बाद मैं डॉक्टर गीतांजलि बोराडे, प्रमुख संशोधन विभाग SCRT पुणे महाराष्ट्र का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय स्वाति अहिरे मैम का आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय कुंदा मैम को अच्छे संचालन के लिए आभार प्रकट करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर रानी खेडेकर मैडम का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने ही बहुत ही अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला से हमें ज्ञान के भंडार से अवगत कराया। और रुपेश पवार सर का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने ज्ञान के भंडार सोमन सर के इस मंच से जोड़ने का कार्य किया है। रजनी शर्मा का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ, मैम रजनी शर्मा जी। और डॉक्टर अनीस बैग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय गुरुजनों एवं अध्यापक साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार मैं फिर सभी रिस्पेक्टेड का नाम लेना चाहती हूँ। रिस्पेक्टेड कुंदा मैम, रिस्पेक्टेड दामोदर सोमन सर, रिस्पेक्टेड मनोज सर, रिस्पेक्टेड नरेश सर, रिस्पेक्टेड मैम गीतांजलि बोराडे मैम, रिस्पेक्टेड स्वाति आहिरे मैम, रिस्पेक्टेड रजनी शर्मा मैम, रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनीस बेग सर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर रानी खेडेकर मैम, इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं और फेसबुक के साथ जुड़े जितने भी सदस्य हैं मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू ऑल। नाउ आई हैंड ओवर द प्रोग्राम टू मिसेस कुंदा मैम फॉर फर्दर प्रोसीडिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सुंदर आयोजन था और बहुत सुंदर आज का हमारी शाम और हमारा वेबिनार बहुत ज्ञानदायी हमें प्राप्त हुआ। प्रेरणात्मक व्यक्तित्व हमारे बीच में रहे। आप सभी हमारे कार्यक्रम को बाल रक्षक प्रतिष्ठान को जुड़े, हमारे सोमन सर से ज्ञान बटोरा, इसलिए सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और ऐसे ही हमारे बाल रक्षक प्रतिष्ठान को जुड़े रहे, नए नए विषयों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। तब तक मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और आज का कार्यक्रम यहाँ खत्म हुआ ऐसे जाहिर करती हूँ। थैंक यू।